बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारड़ और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज से जो है ना सारे लोग प्लान कर रहे होंगे कि वीकेंड है तो भाई सुकून करेंगे और किस तरह से हम लोगों ने जो है ना अपने वीकेंड पे काम करना है, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन जैसे हम देखते हैं हम संडे की शाम आती है ना तब से थोड़ा दिल डूबना शुरू हो जाता है कि मतलब जैसे जैसे सूरज गुरूब हो रहा होता है, डूब रहा होता है ना, दिल भी डूबना होता है कि जी अब भाई अब सुबह से फिर से वही रूटीन शुरू हो गया। पूरा जी अब आपको 6 डेज जो है वो काम करना पड़ेगा, इस तरह से बंदा सोच रहा होता है। लेकिन अब अमेरिकन एक जो कंपनी है उसने एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव्स देकर लोगों को काम सब वाकिफ है। ई कॉमर्स की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी वेबसाइट है अमेज़ॉन, और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं कम से कम वो संडे की जो शाम है ना उसमें उनका दिल नहीं डूब रहा। हाँ, उनका दिल नहीं डूब रहा होगा और वो जो है वो खुश हो रहे होंगे कि हमने कल से काम करना है, एनर्जेटिक मोड में होंगे, हमने टाइम की पाबंदी करनी। उन्होंने ये किया है कि जो लोग वक्त की पाबंदी करेंगे, छुट्टियां नहीं करेंगे, उनको वो लोग जो है वो एक हफ्ते में अगर उनकी जो यही रूटीन रहेगी तो 50 जो है पाउंड्स उनको दिए जाएंगे इंसेंटिव के तौर पर। यानी कि उनको आप कह लें कि उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, इस तरह से वो काम भी करेंगे अच्छे तरीके से और वक्ती पाबंदी भी करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप अगर छुट्टियां जिस तरह से बीमार हो जाता है कोई, उस तरह से कोई छुट्टी कर लेता है तो वो छुट्टियां जो इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होंगी। जो लीव्स हैं ना उनकी वो तो मौजूद हैं ही हैं, वो छुट्टी कंसीडर नहीं हो रही होगी। जो भी उनकी एनुअल लीव्स बनती हैं, जो उनकी एमरजेंसी लीव्स बनती हैं, जो उनकी सिक लीव्स बनती हैं, जो कैजुअल लीव्स बनती हैं, ये तो उनका हक है, ये तो उनको मिलेगा। इसके अलावा बिल्कुल जो कोई इजाफी छुट्टी होती है वो नहीं कर रहा होगा तो उसके ऊपर भी बोनस के इंसेंटिव उसके ऊपर भी बोनस मिलेगा। और आप देखें कि इस तरह की चीज़ें करने से कंपनी जो है वो उसने सोचा कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और अच्छे तरीके से काम करेंगे और वक्त की पाबंदी भी करेंगे। तो इस तरह की अगर हम बाकी जो अगर देखा जाए ममालिक में भी इस तरह की अगर चीज़ें की जाएँ तो लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लोगों को लगेगा अच्छा वक्त पर जाएंगे काम पर, वक्त पर जब वापस आ रहे होंगे। अगर सिर्फ जो हमारी ड्यूटी है, वैसे तो ये उनकी ड्यूटी है, ये तो वैसे ही हर किसी को करना चाहिए, वक्त पर जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, फिर वक्त पर वापस आना चाहिए, एक्स्ट्रा छुट्टियाँ नहीं करनी चाहिए। तो सबकी जॉब है, ऐसी होती है ना, सबको ये करना चाहिए। लेकिन जब साथ कुछ इंसेंटिव मिल रहा होगा तो खुशी खुशी कर रहे होंगे। तो जो डंडियाँ छोटी छोटी मारी जाती है ना वो नहीं मारी जाएंगी, वो नहीं मारी जाएंगी। और उसके अलावा डेडिकेशन और भी ज़्यादा हो जाएगी ना, डेडिकेट हो जाएंगे अपने काम को लेकर। आप लोग जो सुन रहे हैं ना, जो लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन बस हम दुआ आप लोग करेंगे ऐसा हो जाए और आप लोगों को भी इंसेंटिव मिले। और यहाँ पर तो लोग बातें करेंगे एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं जी, पैसे नहीं मिल रहे। एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं। अच्छा वैसे वहाँ पर उन्होंने कहा अगर एक्स्ट्रा टाइम लगेगी उसके पैसे आपको अलग मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम लगाते हुए जो पैसे नहीं मिल रहे होते ना, आमतौर पर हमने ये देखा है कि लोग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होते, उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। क्योंकि वो कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं और हमारे जो वर्किंग आवर्स है उसमें वो काम नहीं है और हमें कोई उसकी पेमेंट भी कुछ नहीं है, तो फिर वो काम भी ऐसे चला वाला ही करते हैं। चलें जी, अब अमेज़ॉन ना सर्च करना शुरू कर दें कि जी के जॉब्स इन अमेज़ॉन, तो वो देखना ना लोग शुरू कर दें। हम सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे। लहर जो है हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू हो रही है। हम चौथी लहर की बात कर रहे हैं और भारतीय डेल्टा वेरिएंट अब तेज़ी से अपने पंजे काट रहा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कोरोना से अमवात भी 26,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। हालात को मज़ीद संगीन होने से बचाने के लिए NCOC ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क के 24 शहरों में नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अच्छा, इन अज़ला में आज से 12 सितंबर तक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट हो, इंडोर आउटडोर तमाम तकरीबात हो, उन पर पाबंदी होगी और मुंतखब अज़ला में इस दौरान तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी वज़ीर असद उमर की क़यादत में NCOC ने कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी। अच्छा, ज़्यादा मुतासर जो अज़ला हैं उनमें पंजाब के 15, खैबर पख्तूनख्वा के 8 अज़ला शामिल है, जबकि पंजाब के मुतासर अज़ला में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, शेखोपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब भी शामिल हैं। आमिया वाली है, भक्कर है, मुल्तान, बावलपुर, दीगर जो अज़ला हैं, रेवियार खान भी इसमें शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, स्वाबी है, मलाकंड है, पेशावर है, स्वात है, हरीपुर है, मानसहर है, एबटाबाद है, डेरा इस्माइल खान
रमज़ान भी उसमें शामिल है। अब जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं क्या सोच के लगाई गई हैं, वजह क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, पाबंदियाँ लगाई गई हैं, क्या वजह बनी, क्या देखा जा रहा था, क्या एनालाइज़ किया जा रहा था, जो डेटा सामने आ रहा था? देखें, इस वक्त जो हमारे एक्टिव केसेस की तादाद है वो 95,000 से बढ़ गई है और ये वो फिगर जो कि हमने लास्ट ईयर जुलाई 2020 में इतना फिगर हुआ था, उसके बाद पूरा साल जो है वो एक्टिव केसेस की तादाद इतनी नहीं हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और ये सारे केसेस जो हैं ये इन्हीं शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड थे जहाँ पर ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं, केपी और पंजाब के। इस वक्त हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन इन शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, इनफ्लो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा हो गया, वेंटिलेटर्स जो हैं वो तेज़ी से भरने लग गए थे, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो भी तकरीबन अपनी कैपेसिटी को पहुंच रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल जो थी ये बिल्कुल तशवीशनाक हालात बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि इस फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां जो हैं वो मज़ीद सख्त की जाएँ। तो और चूँकि ज़ाहिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ पर उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बच्चे जो हैं वो कैरियर्स भी होते हैं, उनकी वजह से घर में भी आ सकता है। तो चूँकि अभी बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो उस तरह से नहीं अभी पॉसिबल हो सकी, तो इसलिए ये तमाम इक़दामात जो हैं वो लिए गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि 95,000 के करीब हमारे पास इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स मौजूद हैं जो एक्टिव केसेस हैं, आप क्या समझती हैं इतनी बड़ी तादाद में जो ये लोगों को कोविड हुआ है, ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से क्योंकि उसके ट्रांसमिशन की केसेस हाई हैं, या फिर SOPs की पाबंदी लोगों ने नहीं की है उस वजह से केसेस की जो है तादाद बढ़ी है? देखिए जी, बिल्कुल इसमें पहली वजह तो यही है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बहुत ईजिली ट्रांसमिसिबल है, बहुत तेज़ी से फैलता है और बिल्कुल इसकी जितनी इन्फेक्टिविटी होती है पहले वाला जो ओरिजिनल वायरस था उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत आसानी से इन्फेक्ट कर देता है। तो यही बेसिक वजह तो यही डेल्टा वेरिएंट है। मगर एक चीज़ हमें देखनी है, समझनी है और आपके ज़रिए पब्लिक को भी मैसेज देना है कि चाहे डेल्टा वेरिएंट हो या कोई और वेरिएंट हो, ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम SOPs पे अमल दरामद करके रोक सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं मेन वजह तो यही है कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हुआ, पब्लिक गैदरिंग्स बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। जाहिर है जब से ये पहले हमारे इसका मुहर्रम हराम के मजालिस और जुलूस थे वो चल रहे थे मुतबरक महीने के, उसके अलावा 14 अगस्त की गैदरिंग्स हुई, उसके अलावा हम ये देखते रहे कि बाज़ारों में भी बेवजह आप दुरुस्त फरमा रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 14 अगस्त की गैदरिंग का आपने जिक्र किया, दीगर गैदरिंग्स का आपने जिक्र किया। आज की बात कर ली जाए 6.21% इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह है। सवाल ये हो रहा है, जिस वक्त 1 अगस्त को हम देख रहे थे कि 8% से पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा हो चुका था, 5 अगस्त को 9 से भी बढ़ गया था, ये फैसले उस वक्त क्यों नहीं किए गए? हम किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे? और आज जब 6.21% है, हम सख्त फैसले कर रहे हैं, जब 9 को टच कर रहा था तब हम ये फैसले नहीं कर रहे थे। देखिए, जो नेशनल फिगर है वो पिछले कई हफ्तों से 6 और 7 के दरमियान ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये जो फिगर्स हम लोग ये जो डिफरेंट शहर जो है या प्रोविंसेस हैं उनमें ये जो है फ्लक्चुएट करता रहे, 9, 10, इससे भी ज़्यादा, 5 जगहों पे 15, 20। तो कोशिश यही की जा रही थी कि SOPs के ऊपर अमल दरामद सख्त किया जाए, वैक्सीनेशन को तेज़ किया जाए और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया जाए इन जगहों के ऊपर। मगर चूँकि हमें उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला और फैलाव में मज़ीद इजाफा होता रहा, तो फिर ये स्टेप्स जो है लेने पड़े हैं। मगर गवर्नमेंट की हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम मईशत को कम से कम जो है वो नुकसान हो और कारोबारी ज़िंदगी चलता रहे, और ये पॉसिबल था अगर SOPs पे अमल दरामद होता। मगर चूंकि वो नहीं हो सका और फैलाव बढ़ता रहा, इसलिए हुकूमत को फिर ये इंतहाई कदम लेना पड़ा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है, कंट्रोल नहीं होगी अगर, और इस हफ्ते के बाद जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, इसके बाद भी सूरत हाल जूं की तू रहती है, तो क्या इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है? जी देखें, इस ऐसी सिचुएशन में जब ये पेंडेमिक होती है और इस तरह के फिगर्स आ रहे हैं, तो सारी ऑप्शंस जो हैं वो टेबल के ऊपर होती हैं। ये अभी के लिए कहा गया अगर इस पे कोई खातिर पर नताइज ना मिले तो मजीद सख्ती भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल फिर उसी से रिलेटेड है। PMC की जानिब से कहा जा रहा था अगस्त के स्टार्ट से ही, जुलाई के एंड से ही, कि ये केसेस बढ़ जाएंगे। हमें मालूम था कि 14 अगस्त के अंदर जब आती है तो लोग बाहर निकलते हैं, उस वक्त थोड़ी सख्तियां कर दी जाती हैं। जब हमें मालूम होता है कोई त्यौहार आने वाला होता है, कोई ऐसे बड़ा दिन आने वाला होता है, तो तब बहुत ज़्यादा जो है हमें ज़रूरत होती है ऐसे इक़दामात की। उस वक्त गवर्नमेंट ने इक़दामात नहीं किए हैं,
ये तो हमें मानना होगा कि तब केसेस ज़्यादा थे लेकिन इकदामात नहीं थे, उसके रिजल्ट्स हमें अब मिल रहे हैं 2 हफ्ते बाद। देखिए जी, एनसीओसी ने तो बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदियां रखी हुई थी 31 अगस्त तक, और फिर 28 को मीटिंग करके उस पाबंदियों को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। पाबंदियां पहले भी मौजूद थी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी, जैसे इंडोर डाइनिंग बंद थी, सिर्फ आउटडोर की इजाज़त थी, इसी तरह आउटडोर एक्टिविटीज़ की इजाज़त थी, और उन लोगों को इजाज़त दी गई थी जो कि वैक्सीनेटेड थे, वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट्स के साथ वो मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते थे। मगर चूँकि उसकी कंप्लायंस जो है वो मैं समझती हूँ कि उस तरीके से नहीं हुई, लोगों ने उस तरीके से नहीं अमल दरामद किया, और इस वजह से हम लोगों को ये चीज़ें जो है मज़ीद सख्त करनी पड़ी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ पर लोगों ने इस पर अमल दरामद किया वहाँ पर इदारे भी नाकाम रहे हैं, ये भी हमें मानना होगा। ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो फिर हम उनकी नाकामी का भी जिक्र करेंगे कि उनकी भी नाकामी हमें नज़र आती है कि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी है आवाम की, जितना अब हमें अरसा हो गया अब आवाम को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जी मास्क लगाना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन फिर भी इदारे इसीलिए मौजूद होते हैं कि जो शख्स इस पे अमल नहीं कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई तो की जाए। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाना तो इदारों की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन आवाम की अगर इनफरादी तौर पर बात करें तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है। आपको चाहिए कि SOPs का ख्याल रखें और अपने आप को टाइम से जो है वैक्सीनेट भी कराएं, क्योंकि अब जो जिस तरह से तादाद ज़्यादा बढ़ी है और लॉकडाउन की तरफ हम चले गए हैं तो ये सूरत हाल दोबारा से वैसे ही होगा। पाबंदियां लग रही हैं कुछ, मतलब कि ये कहा जाए कि सख्त जो है फैसले किए जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। कोरोना के ख़तरे से वैसे कोई शख्स इनकार नहीं कर रहा है। अब हम तालीम की बात करें, जो तालीम के हवाले से महकमा तालीम ने जो फैसले किए हैं, ऐसे शोबे को अब यही कहा जाएगा कि बच्चे अभी थोड़ा सा ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, उनके दिमाग चलना शुरू होते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर कुछ कोशिश करते हैं कि बच्चे को कोई बात समझ आनी शुरू हो, और फिर जो है स्कूल बंद कर दिए जाते हैं या तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। फिर बच्चे को इतनी मेहनत करके जो आगे लाया जाता है, जब 3, 4, 5 छुट्टियाँ आती हैं बच्चा बड़ी स्पीड से पीछे चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि बच्चा हमारा ज़ीरो पे खड़ा है। क्योंकि बच्चों की तो एक लर्निंग स्टेज होती है, जब उनको वो लर्न कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ अभी उनको भी सीख रहे होते हैं, कुछ सीखना शुरू करते हैं। हमने देखा कि यही प्रैक्टिस चलती आ रही है। 1 से 2 हफ्ते के से ज़्यादा स्कूल्स खुल ही नहीं रहे हैं, और जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके बाद जब वो बंद हो जाते हैं स्कूल तो फिर उनके दिमाग भी आप कह लें कि ताला लगना शुरू होता है। इस तरह से कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रहती। आलमी वबा के दौरान अगर बात की जाए तालीमी सरगर्मियाँ कैसे जारी रखनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इस मामले में महकमा तालीम के हुक्काम का कोई विजन जो है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और उनकी जो पॉलिसी है उसको भी देखना ज़रूरी है। हाँ, मतलब कि क्या विजन आपका क्या है। एक दफ़ा आप कहते हैं अब जो मर्जी हो जाए इम्तिहानात होंगे, फिर आप कहते हैं कि जी कि जो मर्जी हो जाए स्कूल खुले रहेंगे, फिर अचानक से ये फैसला सामने आ जाता है। और ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स है इसमें, उनसे क्या मुशावरत की गई। आप कहते हैं कि सारे स्कूल का जो अमला है उसको वैक्सीनेट करना चाहिए, फिर आप ही आके बताते हैं कि 98% या 90% लोगों ने खुद को वैक्सीनेट कर लिया, अमले ने और असातिज़ा ने, फिर हमें ऐसे फैसले करने पड़ रहे होते हैं। और दूसरा इकरा, सबसे बड़ा मसला इसके अंदर यही है, जब हम तालीम की बात करते हैं ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि हर बच्चे का ये मसला है। आज हम आते हुए भी देख रहे थे, मैं और इकरा ये बात डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई ख़वातीन बच्चों को लेकर बैठी हुई थी सड़कों पर, उन्हें समझ नहीं लग रहा था कि कुछ माएँ कह रही थी, जो मैं उधर देखा, मैंने उधर ये मुकालमा सुना, मैं रोका कि जी के स्कूल बंद हो गए हैं, कुछ कहते नहीं आज खुले हुए हैं, मंडे को बंद हो गए हैं। तो वो ना आपस में डिस्कशन हो रही है, कंफ्यूजन का वो एक शिकार हो गए कि वो करना क्या। उन बेचारों ने भी अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, जैसे समझा कहते हैं कि मैं भी बता रहा है कि वो लेके जा रहे हैं और वो आधे रास्ते में रुके हुए हैं कि भी हम अब जाएं, स्कूल खुले हैं या नहीं है, या वापस घर जाएं। कल मुझे मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ा तकरीबन 12:30 बजे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं उस बाजार मतलब इलाके का नाम तो नहीं लूँगा, खैर कि मैं कहाँ पर गया, उस वक्त भी इतना ज़्यादा वहाँ पर रश था, इतना ज़्यादा वहाँ पर रश था। मैं 12:30 बजे की लिटरली आपसे बात कर रहा हूँ, रात की, और वहाँ पर फूड पॉइंट्स उसी तरीके से खुले हुए थे, खाने लोग खा रहे थे, आपको गाड़ी गुजारने की जगह नहीं मिल रही थी वहाँ पर, इतना ज़्यादा रश था। लेकिन हमारे तालीमी इदारे बंद। बिल्कुल, हम बाहर निकले तो ऐसे ही लगता है, ऐसे लगता है कि कोरोना नहीं है मुल्क में, क्योंकि जिस तरह की लोगों की होती है ना, उनका लाइफस्टाइल हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, लग ही नहीं रहा होता, किसी ने मास्क भी नहीं पहना होता, और ऐसा लगता है कि हम तो कोरोना फ्री कंट्री। खैर, तालीम के हवाले से अभी क्या कंसर्न्स हैं, ये जो अब स्कूल बंद किए हैं, तालीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला है, इसको अगर हम देखें माहिरीन किस तरह से देख रहे हैं। मियाँ रिज़ाउर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिज़ाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों से पूछ के कोई ये फ़ैसला हुआ या आप लोगों के लिए भी ये खबर थी कि अचानक से फ़ैसला हो गया? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, देखें, वो हमेशा की रविश पे कायम है और पूछे बगैर फ़ैसला करने के माहिर हैं। और बादशाहत में यही होता है कि आप किसी को कुछ समझते नहीं हैं और आप समझते हैं कि मैं अक्ले कुल हूँ और जो मेरा फ़ैसला है वही बेहतरीन फ़ैसला है। लेकिन बाज़ ज़ात आपके फ़ैसले जो हैं वो आपकी पूरी आवाम को
मसाइल में क्रिएट कर देते हैं, आपकी पूरे आवाम के लिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं जिसका सामना उनको कई सदियों तक करना पड़ता है। और ये वही मामला है जहाँ बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है, बच्चों की एजुकेशन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये जो अब सारा सिनेरियो है, इसमें टीचर तो बेचारा अपने तौर पर जोर लगा लगा के कह के आप कह लीजिए कि वो तंग भी आ गया है, वो थक भी गया है, वो परेशान भी हो गया है, वो रंजीदा भी है, वो बहुत एक ऐसी सूरत हाल में है कि वो तो बस अब अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ताला इनको हदायत का नहीं कहता, वो कहता है अल्लाह ताला इनको अब सज़ा दे कि ये बच्चों के साथ जो मजाक कर रहे हैं, अल्लाह ताला अब ये सज़ा के हकदार हैं कि हम अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी अगर हम बच्चों को तालीम देने से उसकी रुकावटें जो दरमियान में आ रही हैं उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो जो लोग रुकावटें डाल रहे हैं वो सज़ा के मुस्तहिक हैं। देखिए, अब वालदैन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वालदैन को आगे आना पड़ेगा। ये बच्चे वालदैन के हैं, ये बच्चे सबसे पहले हक उनका है, उन्होंने जो कमाया अपने बच्चों पर इन्वेस्ट किया, उन्होंने जो कमाया अपने बच्चों की खातिर किया, उन्होंने जो मेहनत की, पसीना बहाया, सारा दिन काम किया, अपने बच्चों के तालीम और उसके तरबियत के लिए किया। और उसमें अगर ऐसी रुकावटें आ जाएं और ऐसी अजीबो गरीब बातें आ जाएं कि जब आपको NCOC के कि आपने 12 में इजला में बंद करना है और आप पूरा पंजाब बंद कर दें, NCOC के आपने 2 करोड़ बच्चों को 2 करोड़ के एरिया में आपने स्कूल नहीं जाने देना, या 30 लाख बच्चों को नहीं पढ़ाना, और आपके नहीं मैंने 3 करोड़ बच्चों को नहीं पढ़ाना, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। इस पे वालिदैन को नोटिस लेना चाहिए, इस पे अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए, इमरान खान साहब को देखना चाहिए। मैं आपके चैनल से बारहा इमरान खान से गुजारिश कर चुका हूँ कि बराए करम आप रहम करें बच्चों के ऊपर। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले आके चंद अल्फाज हमारे तालीम के मिनिस्टर के बारे में कहे और उसके बाद आप देखें मोराल कितना हाई हो गया, एक एप्रिसिएशन के बाद कितना वो खुश हो गए और उन्होंने पूरा पंजाब बंद कर दिया। और वो एक अनड्यू एप्रिसिएशन थी जो कि इमरान खान साहब ने की, एक शख्स ने छिक्का नहीं लगाया। लेकिन रिज़वान रहमान साहब, लेकिन जब केसेस बढ़ रहे हों और माहिरीन बैठे हुए हैं वहाँ पर, जैसे आप माहिर तालीम हैं, माहिरीन बैठे हैं, वो कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहे हैं, हम जो भी मतलब तनकीद कर लें वो फैसला ऐसे ही तो नहीं कर देते, वो भी देखते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, उनको लग रहा है कि ये सर्ज हो सकते हैं, केसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए शायद ये फैसला किया गया। तो हमें इसको तस्लीम क्यों नहीं करना? सर, WHO कहता है कि 8% से जो कम हैं इन्फेक्शियस रेट वाले इलाके वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं। जब 8% से कम खोले जा सकते हैं और हमारे यहाँ पे जो डाटा है, आज डाटा मैं अपने साथ लेके आया हूँ, डाटा जो है वो ये कहता है कि सिर्फ 3 अजला ऐसे हैं जहाँ 8% से ज़ायद है, बाकी तमाम अजला में 8% से कम है। फिर प्रॉब्लम क्या है? गुजरात बंद कर दिया गया है, गुजरात का जो कल का डाटा है वो 3.8% है। और इस तरह के बहुत सारे शहर हैं, अगर पूरे डाटे को एक दफ़ा एनालाइज किया जाए, बल्कि मैं तो अब ये गुजारिश बार बार वालिदैन से करूँगा कि आप खुद रखें इसके ऊपर नज़र, आपको वेल अवेयर रहना पड़ेगा। आपने अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है, अगर आप अपने बच्चों के साथ सिंसियर हैं, डेफिनेटली आप सिंसियर हैं, तो आप अपने बच्चों की खातिर गवर्नमेंट के साथ आप ये चीज़ें और इन बातों के ऊपर नोटिस लें। ये जो पिछला डाटा है सर वो भी ये कहता है कि पिछले अगर 15 अगस्त को 1500 केसेस थे तो कल भी 1368 केसेस थे, और 1 सितंबर को भी 1588 केसेस थे, और अगर पीछे देखा जाए तो 23 अगस्त को 1500 से ऊपर केसेस थे। तो जब एक डाटा एक ही तरह का चल रहा है और आप कह रहे हैं कि ये एकदम ब्रस्ट होने वाला है, कैसे होने वाला है? सिर्फ 3 अजला का प्रॉब्लम है और आपने पूरे 36 अजला बंद कर दिए हैं। ये कितनी अजीबोगरीब बात है और ये परेशान कुन बात है। आप सोचें, यकीनन परेशान कुन बात है, लेकिन अब आप लोगों का अगला लाएहमल क्या होगा? किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करना है? अगर इसी तरह स्कूल्स बंद रहेंगे तो बच्चों का जो तालीम का एक जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यूटी हम कहते हैं कि उनकी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, तो उसको कैसे लेके चलेंगे बाप? देखिए, इस वक्त WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को जो है सिर्फ बच्चों के लर्निंग लॉसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप उनके जितने आर्टिकल निकाल लें उसमें सिर्फ ये है कि लर्निंग लॉसेस को रिड्यूस कैसे किया जाए, और उसमें ये बात उन्होंने क्लियरली इस बात की इसको मेंशन किया है कि जो हमारे लो कॉस्ट कंट्रीज़ हैं वो इसको बैडली मैनेज कर रही हैं, और उसमें हम भी, पाकिस्तान का शुमार भी होता है, और वो भी आप कह लीजिए कि हम भी उसमें लीस्ट पे आते हैं कि जो हम इसको जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हम तो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अभी भी जैसे मैडम आई थी, डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि हम माशी मामलात को चलने देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम पेट से जुड़े मामलात को चलने देना चाहते हैं, लेकिन हम अकली मामलात को चलने नहीं देना चाहते हैं। हम अकली मामलात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, लेकिन हम माशी मामलात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये रहमान साहब, ठीक है, आप लोगों पर भी तो इल्ज़ाम है कि आप लोग क्योंकि फ़ीसें बड़ी बड़ी ले रहे होते हैं। चलें, कई ऐसे स्कूल हैं कि जिनकी ज़्यादा फ़ीसें नहीं, लेकिन आप लोगों ने फ़ीसें लेनी होती हैं, आप लोग का अपना कारोबार बंद हो रहा होता है, इसलिए जो है प्राइवेट स्कूल्स वाले ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। आप लोगों पे हर बार यही जो है एक दफ़ा इल्ज़ाम लगे या तोहमत लग जाती है। सर्विंग स्कूल 6000 से कम फीसों वाले स्कूलों की नुमाइंदगी करता है, और आप देखें कि गवर्नमेंट के स्कूल में एक बच्चे के ऊपर जो अखराजात आते हैं वो कम अज़ कम अगर उसको एवरेज करें तो वो 16,000 रुपये आते हैं। जब आप गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट के ऊपर या एक काम के ऊपर 16,000 रुपये का खर्चा कर रही है
और वही काम एक और शख्स, एक और आम बंदा 5,000 में, 4,000 में, 2,000 में, 1,000 में कर रहा है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग अपनी फीसिस के लिए कर रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट अपनी प्रोग्रेस शो नहीं कर पा रही है, तो उसने किया है। गवर्नमेंट के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने फौरी तौर पे सारे मामले को कवर करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस छुपाने के लिए ये मामला किया है। ठीक बात है, लेकिन सर अगर हम देखें तो आप लोगों पर कहाँ पर आप कह लें कि कमी, कोई कोताही रह जाती है जो कि आप गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाते कि आप इकाई नहीं बनते हैं, आप लोग इकाई बने, आप लोग कुछ करें, पेरेंट्स को आप लोगों ने कन्विंस करना है। देखिए, कल एक प्रोग्राम में भी डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि हमारे मेडिकल माहिर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात वाजे की। उनको क्वेश्चन ये किया गया कि स्कूल्स क्यों बंद कर दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा इनकी एसोसिएशंस बहुत वीक हैं। मैं यहाँ ये आंसर देना चाहता हूँ कि एसोसिएशंस वीक नहीं है, हमारे मोराल बड़े हाई हैं। हम बच्चों को कभी ये नहीं कह सकते कि डंडे सोटे पकड़ो, हम उनके रोल मॉडल्स हैं। डंडे सोटे पकड़ो, ईंटें पत्थर पकड़ो और जाके हुकूमत के ऊपर हमला कर दो। ये हमारा वो सिनेरियो नहीं है। हमें ये करते हुए शर्म आती है, तो गवर्नमेंट को ये सोचते हुए शर्म नहीं आती कि यार एक टीचर है, एक उस्ताद है, वो बच्चे के लिए रोल मॉडल है, और हम वो अगर हमारे साथ टेबल टॉक करना चाहता है तो हम उसके साथ सामने जाके एरोगेंट हो जाते हैं, हम उसको धमकियां लगाते हैं, हम उसको माफिया कहते हैं। रिज़वानुर रहमान साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? अभी तो ऐसे हालात हैं ही, और फिर हमें थोड़ा सा ऑनलाइन के हवाले से बताएं कि जब ऐसी बात आती है हम कहते हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेंगे। अब हमारे पास क्या है, कुछ स्कूल्स को भी तो ये चीज़ देखनी होगी, या स्कूल्स के इख्तियार में नहीं है कि बच्चों को ऑनलाइन इतना बेहतर पढ़ाया जाए? गैजेट्स स्कूल्स तो नहीं दे सकते हैं। सर 15% यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी है। गवर्नमेंट को बारहा रिक्वेस्ट की कि आपने 240% ड्यूटी लगाई है पुराने गैजेट्स के ऊपर, लैपटॉप पे, टैब पे और मोबाइल्स के ऊपर जनवरी 2021 में 240% ड्यूटी लगने के बाद जो टैब पहले 8 से 10,000 की थी वो इस वक्त 25,000 की है। वालिदैन कैसे उसको अफोर्ड करेंगे? फिर गवर्नमेंट को बारहा रिक्वेस्ट की, हमने रिटर्न भी दी और बार बार चैनल्स पे भी कहा कि आप वालिदैन के लिए कोई ईजी लोन्स का बंदोबस्त कर दें। वालिदैन को कोई ऐसे लोन्स दें कि वो अपने बच्चों को गैजेट्स, अपने बच्चों को कोई ये फैसिलिटेट कर सकें, और ये रेशो जो 15% है ये बढ़ा के आगे ले जाई जा सके। जब गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है और आखिर पे सिर्फ बातें हो जाएं कि पंजाब में क्या इनकलाब आ गया और पंजाब में एजुकेशन यहाँ चली गई, तो सर ये सिर्फ बातें हैं, इसका वालिदैन को और हमारे साथ कोई हकीकी ताल्लुक नहीं है। लेकिन रिज़वानुर रहमान साहब, आप लोग जिम्मेदारी भी तो नहीं उठाते हैं कि जब ये बात की जाए कि अच्छा हम अगर तालीमी इदारे खोल देते हैं, कोई केसेस सामने आते हैं, तो क्या आप लोग जिम्मेदार होंगे? तब तो आप लोग भी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो गवर्नमेंट ने तो खुद देखते हुए अब जो उनको समझ आ रही है उसके मुताबिक फैसले करने हैं। सर स्कूल वाहिद अदारे हैं जिन्होंने SOPs पे 100% अमल दरामद कराया है, और आप देखिए कि तमाम स्कूल वाहिद अदारे हैं जहाँ 98% स्टाफ वैक्सीनेटेड है। एक और बहुत अहम बात मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि बच्चा 6 घंटे अपने टीचर के कहने के ऊपर पूरा दिन मास्क लगा के रहता है, सोशल डिस्टेंस के ऊपर रहता है, अपने हाथों को बार बार वॉश करता है। आप देखें पाकिस्तान में कोई और अदारा है जो वज़ीर आज़म की बात भी मानता हो? नहीं, ये सिर्फ हमारे बच्चे हैं, वी लव आवर चिल्ड्रन, जो अपने टीचर की बात मानते हैं, जो SOPs पे अमल करते हैं, और उन्हीं के साथ ये ज़्यादती और जुल्म किया जा रहा है। ठीक है रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक साहब हिस्सा बने, और तालीम का जो शोबा है उसकी हम अक्सर बात करते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए इसका, और ऐसा होना चाहिए कि जिस पर कम से कम स्टेक होल्डर्स तो अग्री कर रहे हों, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, जिनके बच्चे हैं वो तो अग्री कर रहे हों कि हाँ ये तरीकाकार दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट को तालीम के मामले पर ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए, ज़्यादा एक टिब्बे में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, तभी ये मसले हल होंगे, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के हाथ में। अच्छा, बच्चों के तालीमी नुकसान से ज़्यादा ना जहनी नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों के जहन, अगर हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों से क्वेश्चन करके देखें, आपके घरों में बच्चे कुंद होते जा रहे हैं, बच्चे उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बच्चों का दिल दूसरी चीज़ों में लग गया है, बच्चों का खेल में अब ज़्यादा दिल लगता है, बच्चे पढ़ाई की तरफ हो या फिर उनसे कोई बात करें, हम कोई क्वेश्चन करें तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए तालीम के हवाले से बेहतर फैसले करें। हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाजरीन, कौन खुशियों भरी ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए गुर आने चाहिए, आपको होने चाहिए, ऐसे टैक्टिक्स पता होने चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी कामयाब।
और लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आते, तो आज हम वो सिखाएंगे और वो जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या ऐसे गुर हैं, क्या ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम खुद को कामयाब कैसे बना सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं। ये हर शख्स का ख्वाब भी है, हर शख्स चाहता भी यही है, और हर शख्स का अल्टीमेट गोल भी यही है कि वो कामयाब भी हो, वो खुश भी हो, और तीसरी चीज़ ये है कि वो तंदुरुस्त भी हो, और वो मतलब तंदुरुस्ती जो है वो अल्लाह ताला उसको अता करे। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट कितनी कर रहे होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी कि कामयाब होना कैसे है, खुश रहना कैसे है। लेकिन उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम वो गलतियाँ कोताहियाँ क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे हैं और हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्या हम बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रे हैं और हम शुक्र अदा नहीं करते कि हम खुश नहीं हैं, और क्या हम ऐसी बुनियादी गलतियां कर रहे होते हैं कि हम कामयाबी के शायद करीब भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, हम क्या वक्त से पहले कुछ फैसलों के बारे में हम लोग हो जाते हैं कि वक्त से पहले हमें चीज़ें मिल जाएं या खुद ब खुद जल्द अज जल्द मिल जाएं। हम उसमें एक कहने ना कि हम लोग तहम्मुल मिजाजी के साथ ही चलते हैं। हम कहते हैं कि बस रात को हमने ये फैसला किया, दिन हो तो हमारे ये चीज़ें जो है ना वो हमारे फैसलों के मुताबिक हो जाएं। तो हम ये सोच रहे होते हैं, जो ख्वाब आप देखते हैं उनको हकीकत का रंग देने के लिए आप भरपूर कोशिश जो है वो करें, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। और फिर खुद हम जो कंपैरिजंस कर रहे होते हैं उसका कैसा असर होता है हमारे जहन पर, हम बात करेंगे, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, कामयाबी का एक्चुअल मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या हर एक के लिए कामयाबी की डेफिनेशन ही अलग है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ हैं। कासिम अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। शाह साहब, कामयाबी क्या है? सबसे पहले तो प्लीज़ इसको डिफ़ाइन कीजिएगा कि कामयाब शख्स कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई। ऐसा है कि कामयाबी एक रिलेटिव टर्म है, इसको कोमाज लगा के एक डेफिनेशन बना के सबके लिए रखा नहीं जा सकता। कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जो अगर बंदा बदल जाए तो कामयाबी बदल जाती, सिचुएशन बदल जाए तो कामयाबी बदल जाती। बाज़ औक़ात सिर्फ एक दुनिया का एक इलाके से आप दूसरे इलाके में चले जाएं, आपको कामयाबी का तसव्वुर बदलता हुआ महसूस होगा। अच्छा, एक बात यानी उसकी डेफिनेशन एक्यूरेट की तरफ आने से पहले, मजीद एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि सोसाइटी, पूरा समाज वो आगे बढ़ता है या फिर नीचे गिरता है शौरी या लाशौरी तौर पे इस बुनियाद पे कि उसने कामयाबी को क्या समझा है। यानी समाज में सिक्का राजुल वक्त जिस तरह होता है, इस तरह कामयाबी की तारीफ एक इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। जैसे ये हमारा समाज है तो इसमें स्टेटस, मटेरियल चीजें, ताकत, इख्तियार, ये सब चीजों को कहीं कामयाबी मान लिया गया है। और जब भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है, मटेरियल्स के साथ, पावर के साथ कामयाबी का तस्वुर जुड़ा होता है, तो उस समाज में आपको बेशुमार चैलेंज नजर आते हैं जो इस समाज में है, कंपैरिजन के, कंपटीशन के और हसद के, बुग़्ज़ के, ये बहुत ज्यादा मसाइल है। कामयाबी जिसका हम तज़किरा रोज हर नमाज में करते हैं, रब्बाना आतना फिद दुनिया, हम दुनिया की फलाह कामयाबी और आखिरत की कामयाबी को भी कामयाबी मानते हैं, यानी दोनों कामयाबी हैं। अच्छा, इस पे बड़ा ही अच्छा जो एक्सप्लेन किया हमारे बुजुर्गों ने वो ये किया कि आप दुनिया की ऐसी कामयाबी अल्लाह से मांगे जिससे मेरी आखिरत भी कामयाब हो। ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में कामयाब हूं लेकिन आखिरत में नाकाम हूं। ये आपस में कनेक्टेड है। आपका यहां का कदम, एक कदम जो आप उठा रहे हैं, एक ये मोमिन के लिए तारीफ है, उसकी दुनिया की कामयाबी उसकी आखिरत की कामयाबी भी बन जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। तो अब कामयाबी अमूमन क्योंकि लोग दिखाना चाहते हैं, सब देखें, सब माने, और सोशल मीडिया के दौर में तो ये और बढ़ गया कि हर चीज को हम पोस्ट करते हैं, हर चीज में बताते हैं कि ये मैं खाना खा रहा हूं और इस वक्त मैं यहां बैठा हूं, मैंने गाड़ी ये ले ली है, रूम मैंने ये बुक कराया, ये नया घर आ गया है। हर वो चीज जो हम दिखा रहे हैं वो दिखा के हम साबित कर रहे हैं, सारी दुनिया मान जाए हम कामयाब हैं। लेकिन असल में कामयाबी ये है कि आपके अपने अंदर इत्मीनान कितना है, आप मुतमईन कितना है, जो कुछ आपने अचीव किया आप उस पर राजी कितने। बिल्कुल, आप K2 पे पहुंच गए, मैं कहता हूं कामयाबी की पीक पे, चोटी पे खड़े हैं, लेकिन आपका लालच खत्म नहीं हो रहा, आपका तमा खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल, आपका एक ऑब्सेशन खत्म नहीं हो रहा, तो कभी भी खुश नहीं होंगे। खुशी के लिए जरूरी है राजी होना, इत्मीनान, यानी जो रब ने आपको दे दिया पूरी कोशिश के बाद मिल गया, खुदारा उसको एंजॉय कीजिए, बिल्कुल, उसका शुक्र अदा करें और उसको कबूल कर लें। अच्छा, फिर कामयाबी का एक और तस्वुर है, ये मैं जो बात आपसे कर रहा हूं
क्योंकि तारीख में एक बड़ी शानदार किताब विल डोरेंट की सक्सेस के ऊपर कामयाब जिंदगी के तस्वुर पे विल डोरेंट की बड़ी शानदार किताब है। तो विल डोरेंट ने सबको खत लिखा, दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को, और उनसे पूछा कि आपके लिए कामयाबी का तस्वुर क्या है। उसमें गांधी भी शामिल थे, जनाब जनान जवाब नहीं दिया, लेकिन गांधी का जवाब और बाकी बड़े बड़े साइंटिस्ट के जवाब मौजूद हैं। अब वो जब वो किताब कंपाइल हुई, इकट्ठी हुई, तो उसमें देखा कि सब के सब मुत्तफिक हैं। दुनिया के कामयाब तरीन लोग 100 साल पहले भी मुत्तफिक थे कि कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को कुछ देने वाला कामयाब है, लेने वाला कामयाब नहीं है। जो वैल्यू ऐड करता है, जो कोई आसानी पैदा करता है, यानी आप जितने मर्जी महल बना लें, दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इकट्ठा करने वाला तकलीफ का शिकार है। वजह यह है कि जब छोड़ के जाना पड़ता है, ये मौत है। मौत सांस का बंद होना नहीं है। मौत का मतलब है सब कुछ इकट्ठा करके आपको छोड़ के जाना पड़ गया। जब छोड़ के जाना पड़ गया तो ये अजियत जो है, ये मौत है। अब जब आपने बांटा, आप ईदी की तरह 2 सूट लिए आपने, वही पेवंद किए, एक स्लीपर पहना, जाते हुए आंखें देके भी चले गए, आपसे ज्यादा कामयाब कौन होगा? कि आपके वजूद से, आपके इस दुनिया में आने से दुनिया को फर्क पड़ा, दुनिया को कोई आप वैल्यू ऐड करके चले गए, समाज को अच्छी मिसाल देकर चले गए। तो इस पे सब मुत्तफिक हैं। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कामयाब जिंदगी का तस्वुर ये है कि इस जिंदगी की मुश्किलात को भी आप कबूल करें। ये जिंदगी आसान नहीं है। मैं, आप दोनों, हमें जितनी दुनिया सुन रही है, हम सबकी जिंदगी में एक तकलीफ वाला पहलू है। किसी का बच्चा बीमार होगा, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, किसी के फाइनेंशियल मसाइल होंगे, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, किसी का कोई और हर्डल होगा, कहीं कोई शादी करना चाह रहा होगा, कहीं किसी की वहीं शादी होगी और वो रो रहा होगा, कहीं कह लीजिए कुछ ना कुछ चैलेंज हर वक्त जिंदगी में है। जिंदगी को चैलेंज बहुत जिंदगी चैलेंजेस इसमें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, लेकिन कामयाब जिंदगी के लिए आप क्या समझते हैं, मुस्बत सोच होना या पॉजिटिव थिंकिंग कितनी ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए? और जब इंसान, अगर हम बात कर रहे हो कामयाब जिंदगी की तरफ, तो उसमें कौन सी ऐसी रुकावटें आती हैं कि हम खुश भी नहीं होते, कामयाब भी नहीं होते? अच्छा, अब देखें, आपका सवाल इतना बड़ा अच्छा है। जिंदगी में जितनी भी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, यानी आप देखिए कि जैसे एक फिल्म का सीन बनाना होता है, एक ड्रामे का सीन होता है, उसके लिए लाइट इफेक्ट्स और कैरेक्टर्स और राइट डायलॉग्स, क्या कुछ सारा मिल के आखिरकार एक इवेंट बनता है। और वो सीन होता है, थप्पड़ मारता है और कहता है कि आज के बाद तेरा मेरा ताल्लुक नहीं है। ये डायलॉग बोलने के लिए वो कहता है। जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में जो आपके सामने आ जाती है, सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है, नहीं पता, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपके कंट्रोल में है। और फिर अगेन पिछली सदी का जो गुजरी है, उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये जुमला, जिम रॉन्स का कहा जाता है सदी का जुमला। ये वो जुमला क्या है कि आपके साथ होने वाला वाकया आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन उस वाकये पे आपका रद्द अमल आपके इख्तियार में है। आपका रिस्पॉन्स क्या था, आपने क्या किया। सो वो रिस्पॉन्स का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, उस रिस्पॉन्स का नाम है पॉजिटिव बिहेवियर, उस रिस्पॉन्स का नाम है ऑप्टिमिज्म, उस रिस्पॉन्स का नाम है सब्र, उस रिस्पॉन्स का नाम है राजी होना। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप अंदर से मुस्बत इंसान है, तो आपका रद्द अमल मुख्तलिफ होगा, आपका अच्छा रद्द अमल होगा। यानी लोग हैरान होंगे कि इस क्राइसिस में भी मुस्कुरा रहा है, इस चैलेंज के बावजूद उसकी आंखों की चमक बरकरार है, इस चैलेंज के बावजूद इसका अल्लाह पे भरोसा कितना है। ये जो आपकी मुस्बत, अच्छा देखिए मेरी बात सुने, जो ईमान है ना, वो है ही पॉजिटिव थिंकिंग। ईमान क्या है? अल्लाह अच्छा कर सी, ये जो हम कहते हैं अच्छा अल्लाह अच्छा करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये ईमान है आपका। जब आपका ये यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ अच्छा ही करेगा, माजी में अच्छा करता रहा है, मुस्तकबिल में अच्छा करेगा, आज भी अच्छा कर रहा है, तो आपका दरअसल आने वाले कल पे यकीन, ये पॉजिटिविटी का सोर्स है। पॉजिटिविटी का सोर्स अपने रब पे यकीन से आता है। तो जब आपका पूरा यकीन है कि दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वैसे तो अताउल्ला का वो है तराना सा है, अच्छे दिन आएंगे, मेरा ख्याल है आज के दिन भी बड़े अच्छे हैं, आज का लम्हा बड़ा अच्छा है। ये 4 सितंबर बड़ा कमाल का दिन है। आप अगर आज इसे एंजॉय करने लग पड़े, अपने हाथ में जो मग्गे हैं, चाय कॉफी, इसे एंजॉय करें, इस मोमेंट को एंजॉय करें, एक लम्हे को एंजॉय करें, आज के दिन में जी के जाएं, इस दिन के सारे रंग भर दें इसमें, इस दिन को भरपूर जी के जाएं, क्योंकि इस दिन ने शाम को खत्म हो जाना है, कल एक नया दिन इंतजार कर रहा है। ये जो कल का दिन है, उस तक पहुंचने के लिए आज के दिन को गुजारना बड़ा जरूरी है। आज का दिन आप जरूर खर्च के फिर कल की तरफ जाएं, कल का दिन भी खैर का दिन इंशाल्लाह आएगा। क्या बात है। जैसे कि शाह साहब वो कहते हैं ना कि माजी तो आपके हाथ में नहीं है,
माजी के बारे में मत सोचते रहिए, मुस्तकबिल आपके हाथ में है, आप उसके बारे में कुछ एफर्ट करें। अच्छा शाह साहब, अगर हम दुनियावी कामयाबी की ख़ास तौर पर अगर बात करें, हमारे करियर्स हैं, हमारे बिज़नेस हैं या मुख्तलिफ हमारे रिलेशंस हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये अक्ल कुल हैं। उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही दुरुस्त है, उनको किसी से कुछ सीखने की, ख़ास तौर पे हम करियर की बात कर रहे हैं कि जी मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बहुत बेहतरीन हूँ, शाह साहब ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो इनसे बेहतर बातें करनी आती हैं, मैंने तो इनसे बेहतर बातें जो हैं मैं कर सकता हूँ, और कोई बहुत माहिर है, ये मुझे क्या बताएगा, मेरा बॉस मुझे क्या बताएगा। वो कितना बड़ा बैरियर होता है हमारी कामयाबी की तरफ, हमारी तरक्की की तरफ, हमारी ग्रूमिंग की तरफ, ग्रोथ की तरफ। अच्छा हमजा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरा आजकल ताज़ा मैंने किताब ख़त्म की है, तो वो उस किताब का मुकम्मल थीसिस ये था। उस किताब का नाम है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा, ईगो इज़ एनिमी। सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई चीज़ है तो वो ईगो है। अच्छा, ईगो का मतलब क्या है, ज़रा समझ जाइए। ईगो का मतलब है अपने बारे में गलत फहमी का शिकार होना। आप अंदाज़ा लगाइए, सड़क क्रॉस कर दी हो ना आपने, और आप गलत फहमी का शिकार हो कि गाड़ी तेज नहीं आ रही, तो हादसा होता है। बिल्कुल। कदम रखना हो ना, और आप खड्डे को खड्डा ना माने, खाई को खाई ना माने, आप गलत फहमी का शिकार हो जाए कि ये भी कोई मसला ही नहीं है, तो आप उस खाई के अंदर गिरे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप कोई भी जिंदगी में कहीं गलत फहमी का शिकार होते हैं, नुकसान होता है। और सबसे बड़ी गलत फहमी का नाम है ईगो, अपने बारे में गलत तसव्वुर, अपने आप को इतना काबिल समझना और सारी दुनिया को हकीर समझना। अब 3 काम होते हैं इसके बाद, जब भी आप इस तरह की ईगो का शिकार होते हैं। पहला काम, आपकी लर्निंग रुक जाती है। लर्निंग का मतलब है आप मानने को ही तैयार नहीं, आप ही के बकौल जब मानने को तैयार नहीं है कि मुझे नहीं पता, तो आप सीखेंगे कैसे? और जब सीखेंगे नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोग्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लर्निंग के साथ। नंबर 2, जब भी आप ईगो से भरे हुए होंगे, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होंगे। आप अदालतों में चले जाइए, आपके ख्याल में जायदादों के मसले हैं, आपके ख्याल में रिश्तों के मसले हैं, आपके ख्याल में सिविल कोर्ट्स हैं, नहीं, अना के मसले हैं, ईगो के प्रॉब्लम्स हैं। वो सारे मसले बैठ के हल हो सकते हैं। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं हमजा, मेरे बेशुमार, क्योंकि मैंने वो जुडिशरी में सर्व किया है एज ट्रेनर, हमारे सारे जज इस बात पे मुत्तफिक हैं, ये जो डेटें मिलती है ना, हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये डेट नहीं मिल गई, डेट नहीं मिल गई, डेट नहीं मिल गई। वो डेट नहीं मिल गई से भी सब्र पैदा हो रहा होता है, और वो डेट नहीं मिल गई से भी होता है कि यार आखिरकार मेरी जान छोड़ो, मसला हल कर दो। वो मसला बैठ के आपस में सुलह से हल हो सकता है, सब्र से हल हो सकता है, लेकिन ईगो इतनी होती है, बंदा कहता है मैंने मजा चखाना है, मैंने एक बार बता के जाना है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया था। सो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड नंबर 3, ईगो जब भी होगी, ये याद रखिएगा, ईगो वाला बंदा कभी भी सोशली ग्रो नहीं करेगा, उसके रिश्ते नहीं बचेंगे, वो अकेला हो जाएगा, तन्हाई का शिकार हो जाएगा, और उसके पास सिर्फ अशिया होंगी, बंगला होगा, माल होगा, पैसा होगा, गाड़ियां होंगी, बैंक बैलेंस होगा, लेकिन रिश्ते नहीं बचेंगे। सो ये ईगो के 3 मसाइल हैं। और मैं आपको आखिरी बात कह दूं, हमारी नमाज तो ईगो को खत्म करती है। देखिए दीन कितना कमाल है, हाथ बांधने वाले की क्या ईगो, रुकू में जाने वाले की क्या ईगो, सजदे में सर रखने वाले की क्या ईगो। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, मतलब पता क्या है, सारा क्रेडिट अल्लाह को, आप क्रेडिट ही नहीं लेते, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जब आपकी तारीफ ही कोई नहीं है तो फिर ईगो कैसी। और ईगो को दूसरी बात जो खत्म करती है वो मौत है। जब आपने चले ही जाना है, झगड़ा कैसा, जब मर ही जाना है तो झगड़ा कैसा फिर। क्या बात है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमारी फरमा रहे थे इस अहम मौजू के ऊपर, और ये भी कहते हैं कि सलाम करने में पहल किया करें, उससे भी आपकी ईगो जो है वो ख़त्म हो रही होती है, कम हो रही होती है। कि आप ये ना देखें कि ये आपका बॉस है तो पहले मैं सलाम कर दूं, लेकिन अगर कोई मेरा जूनियर है तो उसको मैं सलाम ना करूं, उसका काम है। आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने से छोटे को सलाम पहले करें। बिल्कुल ऐसे ही है, उससे वो एक तो होता है ना, उसमें भी छोटे में भी आता है कि यार बड़े ने सलाम किया, मतलब उसको भी आदत एक डेवलप होती है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं उनको सीखने की। ये वो गुर हैं जो कि बेसिक हैं, जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आप खुश भी रहेंगे और कामयाब भी होंगे। और दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ जो है ना, आपने भी अपनी आखिरत के हवाले से भी देखना है कि उसको हमने कामयाब कैसे बनाना है, सिर्फ दुनिया ही ना हम बनाते रह जाएं। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन को सराहते हुए तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए तरक्की पज़ीर ममालिक का रोल मॉडल करार दिया है। हाँ,
हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से कि चिंसाओ असिस्टेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 20 साला सालगिरह पर एक वीडियो पैगाम ये वज़ीर आज़म साहब की जानिब से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन की बेमिसाल तरक्की ने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला। बिल्कुल, और तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए चीन तरक्की पज़ीर ममालिक का रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस साल 2020 में शदीद गुर्बत बढ़ी और यूँ बेहतर ग़ज़ाइयत और तहफ़्फ़ुज़ खुराक में हासिल करदा कामयाबी जो है वो तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। और वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़मीनों को बंजर होने से बचाया जा सकता है। हमारे एहसास प्रोग्राम ने कोरोना के मसाइल हल करने में मदद दी और वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि हम साफ़ और सरसब्ज़ पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और बिलियन ट्री मनसूबे के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके तहत 1 अरब दरख्त जो हैं वो लगा चुके हैं हम, और इसी के हम सारी सूरत पर हम बात करेंगे। डेप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इरफान मुफ्ती साहब। पाकिस्तान चीन के गुर्बत मिटाने के मॉडल से क्या सीख सकता है, और चीनी मॉडल में ऐसी कौन सी बात है जो कि दुनिया के दीगर ममालिक में नज़र नहीं आती है? बहुत शुक्रिया जी। ये थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं चाइना की। जी जी, 1949 तक तो चाइना वाज एन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बल्कि इतने फेमाइन्स आए कि वहाँ पर 80% आबादी गुर्बत में चली गई। और ये माओ ने जब 49 में टेक ओवर किया तो उन्होंने इसको बहुत रीऑर्गेनाइज किया चाइना को। 1949 से लेकर 78 तक माओ एरा का हमने देखा रिजल्ट्स आए। उन्होंने बेसिक सर्विसेज दी, लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया, एग्रीकल्चर को डेवलप किया, रूरल एरियाज़ को डेवलप किया। लेकिन वो मॉडल भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि उससे जो रूरल लैंड लॉक हो गए लोग, वहाँ ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई। 1970 में इन्होंने ओपन एरा पॉलिसी अपनाई, चाइना ने ओपन मार्केट ली, और उसके बाद से उन्होंने एक पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आए हैं चाइना के अंदर। और 1978 से लेकर 2002 तक हम देखते हैं कि 800 मिलियन लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये वाकई सही कहा है कि दुनिया को इससे सीखना चाहिए। इसके 3 बड़े पिलर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ। एक तो सब्सिडाइज्ड लोन दिए हैं, और ये इन्होंने छोटे एंटरप्राइजेज को दिए ताकि वो डेवलप करें, ग्रो करें, दोनों अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। दूसरा, उन्होंने हाउस होल्ड्स को जो है ना उसको उन्होंने इन्वॉल्व किया इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, और उसमें उन्होंने ये काम अच्छा किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप उसमें उन्होंने गरीबों को एम्प्लॉयमेंट दी है। अच्छा। और इसको वो कहते हैं फूड फॉर वर्क, यानी आप काम करें, हम आपको फूड भी देंगे, वेजेस भी देंगे, और क्वालिटी फूड देंगे। उससे ये हुआ कि जो फेमाइन था, जो लोगों में जो भूख थी, वो भी उन्होंने एड्रेस किया, और उनके पोटेंशियल को उन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर इसके साथ साथ उन्हें गवर्नमेंट के बजटरी असिस्टेंस रही है, जिसमें वो मुख्तलिफ स्पेशल प्रोग्राम, जैसे दिबाओ प्रोग्राम है जो कि एक बेसिक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है चाइनीज का। मैं आपको वर्ल्ड बैंक जो है ना $1 पर डे पर पॉवर्टी डिफाइन करता है। चाइना अभी भी $2 पर डे पर पॉवर्टी डिफाइन करता है, जिसका मतलब है कि वो दुनिया से डबल उस रेट पर जाते हैं अपनी पॉवर्टी को डिफाइन। सो हमें क्या समझना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इसमें से चंद बुनियादी चीज़ें सीखनी चाहिए। एक तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने 50,000 विलेजेस को टारगेट किया जहां उनको पता था कि पॉवर्टी पॉकेट्स हैं। पाकिस्तान में हमने रूरल अर्बन सेपरेशन नहीं किया है पॉवर्टी प्रोग्राम्स के लिए। हमने ये नहीं किया कि अगर एहसास प्रोग्राम है तो रूरल के लिए कैसा होगा, अर्बन के लिए कैसा। सही है। एक तो ये है कि टारगेटेड प्रोग्राम्स करने चाहिए, जहाँ ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ ज़्यादा पॉवर्टी पॉकेट्स हैं, उनको ज़्यादा एड्रेस किया जाए, वहाँ ज़्यादा असिस्टेंस दी जाए। दूसरा, ये जो एहसास प्रोग्राम है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको हम समझें। ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स हैं। चाइना ने ये नहीं किया, उन्होंने कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स किए। उन्होंने कहा हम कैश देंगे, फूड देंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप हमारे सड़कों के प्रोजेक्ट्स में काम करें, आप हमारी फैक्ट्रियों में काम करें। तो उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्स का जो कैपिटल था उसको उन्होंने यूटिलाइज किया। तो इट्स नॉट अ चैरिटी गिवन, इट इज बेसिक एज अ वेज और एज अ जॉब फॉर वर्क। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो चैरिटी अप्रोच है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, और इससे जो बुनियादी। फिर एक और अहम बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो इमरान खान को आप समझनी चाहिए कि सिकनेस को उन्होंने बेसिक फैक्टर फॉर पॉवर्टी समझा है कि गुर्बत जो है ना वो बीमारी से ज़्यादा बढ़ती है। आप ये देखें कि घर में बीमारी आ जाए तो सारे एसेट्स बिक जाते हैं, तो मजीद गुर्बत में चला जाता है। तो उन्होंने ये किया है कि हेल्थ को उन्होंने बेसिक राइट डिक्लेयर किया है।
सही। ना आप देखिए चाइना का जो हेल्थ सिस्टम है वो दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम में से, खासतौर पर जो रूरल है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर एहसास प्रोग्राम हम चलाते हैं या हम सेहत के प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसमें हम बुनियादी बात ये रखें कि जो गरीब की जो सलाहियत है हेल्थ को खरीदने की या उसके लिए जो ट्रीटमेंट लेने की नहीं है, उसको रियासत ही दे सकती है सब्सिडी। बिल्कुल ठीक है। इरफान मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हम उस मॉडल की अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो हमें वो की पॉइंट्स तो अंदर से निकालने होंगे कि उन्होंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर माहाना हम सिर्फ पैसे देते रहें तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो तो फिर उन पैसों के ऊपर जो है राज़ी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि हमें वो मिलते रहेंगे तो हमारा गुजर बसर होता रहेगा। वो खुद से कोई एफर्ट शायद लोग नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध सरकार के जो दावे हैं वो एक बार फिर हमें नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं। कराची फिर बारिश के पानी में डूबा हुआ हमें नज़र आया है और सड़कें तालाब बन गई। निकासी आब ना होने से शाहराहों पर कई फीट पानी भी जमा हो गया था। अच्छा, ज़रा सी देर की बारिश थी जिसकी वजह से सारा कुछ मसला सामने आया और इंतज़ामिया के दावों की कलई जो है वो भी खुल कर रख गई। और बारिश की अगर बात करें तो इसके बायस न्यू कराची और UC 13 गोदरा के करीब नाला ओवरफ्लो हो गया और सड़क ज़ेर-ए-आब आने से नाले का जो कचरा था वो सड़कों पर फैल गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई है और शहरियों को बहुत ज़्यादा फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दौरान। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में बारिश का इम्कान है और इस वक्त बारिश हो भी रही है। अगर यूं ही तेज़ बारिश दोबारा हुई तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दूसरी जानिब बरसात के दौरान के इलेक्ट्रिक के 400 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हो गए और लाइट हाउस चप्पल गली में करंट लगने से एक शख्स ज़िंदगी की बाजी भी हार गए। बिल्कुल। और बारिश के बाद शहर की सूरत हाल अगर देखें तो उस पर शहरी भी अब फट पड़े हैं और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते नज़र आ रहे हैं वो भी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिक्सिट के बानी हैं आप। आलमगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सारी सूरत हाल को देखते हैं, हम आपको फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से इस हवाले से काम करते भी देखते रहे हैं। कराची में खुसूसी तौर पर देखा जाए तो क्या ज़्यादा पानी आया है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, या ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं पानी लेकिन फिर भी ज़्यादा आ गया? वजह आप क्या समझ रहे हैं? जो दावे किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से वो सिर्फ दावे ही थे या कुछ बेहतरी है पिछले सालों की निस्बत अगर आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये कि पहले से तैयारी नहीं की गई। जब आपको मालूम है कि इस दिन बारिश होनी है, पेशन गोई हो चुकी है, तो पहले से तैयारी की जाए। देखिए, इस शहर में 6 बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं जो अंग्रेज़ों के दौर से बने हुए हैं अक्सर, और फिर सैकड़ों की तादाद में छोटे बारिशी नाले गली मोहल्ले के, इनकी सफाई। और फिर सबसे बदकिस्मत अलमिया ये है कि बारिशी नालों में लोगों ने और इदारों ने, जो वाटर बोर्ड का इदारा है, उन्होंने सीवरेज के कनेक्शन कर दिए। वो बारिशी नाले अब सीवरेज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब सीवरेज में जो फुजला और कचरा आता वो चौक कर देते हैं इन बारिशी नालों को, और फिर माशाल्लाह से जो हम लोग नालों में कचरा फेंकते वो नाले चौक हो जाते। इसकी रेगुलर सफाई होना चाहिए थी, इसकी सारा साल सफाई होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं की जाती, वो नहीं की गई। और इस वजह से आप देखते जब बारिशें होती तो नाले चौक होकर और ये सारा पानी ओवरफ्लो होता और गली मोहल्लों में पानी आता, और इसी पर हमारा सीवरेज का सारा निज़ाम धर्म भरम रहता और गली मोहल्लों में पानी खड़ा होता। तो ज़रूरी है कि इस पूरे ये इसका कंक्रीट प्लान चाहिए, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए जिस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। बिल्कुल। और अच्छा, आप परमानेंट सोल्यूशन की बात करें, परमानेंट सोल्यूशन है क्या? किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है कि कराची की, जिस तरह हमने पिछले साल की सूरत हाल देखी, वो आगे जो है फ्यूचर में इस तरह की सूरत हाल देखनी ना पड़े? देखिए, अक्सर बारिशी नालों पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है। उन इंक्रोचमेंट को एटलीस्ट जो बारिशी नालों के ऊपर है या उसके अतराफ में है, उसको हटाया जाए।
और ये और अक्सर एनक्रोचमेंट सियासी बुनियाद पे भी हुई है। वहाँ कुछ सियासी जमातों ने लोगों को जो है वो बसाया हुआ है अपने वोट बैंक्स के चक्कर में। तो ये जब तक ये नहीं होगा, ये लोग ये इलाके मोहल्ले ये ढूंढते रहेंगे। तो ये जो निकल आते हैं फोटो सेशन के लिए और 2-4 सड़कें मेन रोड्स दिखा देते कि ये साफ हो गए, और भाई मेन रोड्स का प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम गली मोहल्लों का है। डूबते लोगों के बस्तियां डूब जाती, मोहल्ले डूब जाते। ठीक है, आलमगीर खान साहब, वफाक भी क्रेडिट ले रहा था कि हमने भी नाले साफ किए हैं, जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने भी बड़ा काम किया है। उन नालों के हवाले से भी हमें बताइएगा कि उनकी इस वक्त पोजीशन क्या है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि अगर पिछले साल की तरह की बारिशें हो जाती हैं तो सूरत हाल हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगी। हमने तो जो है कंटेनर बहते हुए देखे थे पिछले साल, लोगों के फर्नीचर ख़राब हो गए, घरों में पानी दाखिल हो चुका था। हाँ जी, देखिए, वफाक के पास जो NDMA का हमारा इदारा है वो इसमें आया और 3 बड़े नाले आइडेंटिफाई हुए, गुज्जर नाला, औरंगी टाउन का नाला और तीसरा ये महमूदाबाद वाला नाला। अच्छा, पहले काम हुआ महमूदाबाद वाले नाले पर, वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया। अच्छा, एनक्रोचमेंट हटाना और उनको कॉम्पनसेट करना ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। नाले की सफाई करना ये NDMA की जिम्मेदारी थी। इसमें बकिया 2 नालों पर स्टे आ गया, वहाँ के इलाका मकीन ने उस पर स्टे लिया कोर्ट में, वो भी हाल ही में वो स्टे हटा है, कोई महीना 1.5 पहले। और अब जो बजट है उसमें 25 से 27 अरब रुपए नालों की सफाई के लिए रखे गए। लेकिन हाँ, अभी तक कोई 70-80% महमूदाबाद नाला क्लियर करने में ये कामयाब हुए और अब गुज्जर नाले पर भी काम चल रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन मैं फिर से कहूँ, ये है बड़े नाले, ये बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। जो छोटे बारिशी नाले अक्सर उनके चौक होने की वजह से गली मोहल्लियां कच्ची आबादी डूब जाती, और उस पर अभी तक ताहाल हमें कोई मुस्बत चीज नहीं नजर आ रही, कोई इदारा उस पर एक्टिवली काम करता नहीं नजर आ रहा। ठीक है, आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो सिचुएशन कराची में है ख़ास तौर पे वो हम देख रहे हैं। मौसम कैसा रहेगा कराची का, बारिश कितनी हो सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, बताइएगा, आज भी कराची में बारिश होगी, कितनी बारिश होने का इम्कान है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इम्कान तो है जी, आज भी आफ्टरनून या इवनिंग में दोबारा से बिल्डअप हो कि फिर कुछ हो जाए बारिश। लेकिन आज लाइट से मॉडरेट है, वो हैवी स्पेल नहीं है। वो रात काफ़ी देर बरसता रहा और कल आफ्टरनून में भी काफ़ी हैवी स्पेल हुआ था। तो मतलब हैवी स्पेल इज़ आलमोस्ट ओवर, लेकिन है इम्कान है आज भी कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश हो जाएगी थंडरस्टॉर्म के साथ। अच्छा सरदार साहब, अगर मुसलसल तेज़ बारिश रहती है तो कराची में क्या अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है? देखिए, अगर जैसे कि रात तक चलती रही, रात को ही 2-3 बजे तक बड़ा हैवी स्पेल रहा, कई जगहों में 2 से 3 बजे तक रहा और कई जगहों में उससे कुछ थोड़ा पहले 12 बजे तक 1 बजे तक ख़त्म हुआ था। तो अगर उसी तरह का स्पेल फिर हो जाता है एक ज़ोरदार किस्म का आज अगर हो जाए तो फिर हो सकता है, अगर पानी खड़ा है पहले से तो। लेकिन उम्मीद है चूँकि रात 2 बजे के बाद कोई इतनी ज़्यादा तेज़ स्पेल नहीं हुआ है तो पानी काफ़ी हद तक आई सपोज के ड्रेन आउट हो चुका होगा, तो फिर अर्बन फ्लडिंग का कोई ऐसा मेजर खदशा नहीं है। ठीक है सरदार सरफराज साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई है, ख़ास तौर पर जो इवनिंग वाला स्पेल है, उस हवाले से महकमा मौसमियात ने कितनी देर पहले आगाह कर दिया था मुख्तलिफ इदारों को? जी देखिए, ये जो एडवाइजरी इशू की थी पहली 31 तारीख को इशू हुई थी, आई थिंक इस्लाम जी इशू की थी। तो उसमें इन डेज के साथ मेंशन था कि ये 31 से लेके 3 तारीख तक ये स्पेल चलेगा। और पहले आपने नोट किया होगा कि पहले 2 दिन जो थे, 1 सितंबर और 2 सितंबर को तो हल्की फुल्की हुई, कहीं हल्की कहीं दरमियानी स्टार्ट की होती थी, लेकिन कल ज़्यादा हुई। और जो मेरी मतलब इंटरेक्शन रहती है मीडिया से, तो जो भी पूछता था तो मैं उनको यही इत्तेफाक से बताता रहा कि 3 सितंबर को हैवी स्पेल है, 3 सितंबर का दिन में भी और रात में भी। तो वो एज़ पर वो प्रिडिक्शन था और उसमें एडवाइजरी भी मेंशन कर दिया था कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, ख़ासकर जो सदरन सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, इन सब एरियाज़ के लिए तो नाम लेकर मेंशन किया गया था, इवन जामशोरों का भी।
और सबसे ज़्यादा बारिश जो है ना वही कराची में और रात ठट्ठा में हुई। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे और आज वो कह रहे हैं कि जो कल स्पेल था वैसा स्पेल तो नहीं होगा, आफ्टरनून में और इवनिंग में जो है वो हल्की बारिश होगी और अर्बन फ्लडिंग का जो ख़दशा था उनके ख्याल में अगर ऐसी बारिश होती है कि जो मतलब कि इतना हैवी स्पेल नहीं होगा तो वो ख़दशा फिर बरकरार नहीं रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से कौमी मईशत में अपनी कामरानियों के दावों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और शरह में इजाफा बयान किया जा रहा है। ये नवीद भी सुनाई जा रही है कि कठिन वक्त ख़त्म हो चुका है और हुकूमत के बाकी 2 जो अब साल रह गए हैं उसमें मुल्क जो है तरक्की और खुशहाली की जो रहा है उस पर गामज़न होगा। हुकूमती दावे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं लेकिन हमने तो ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखने हैं जो कुछ और दास्तान अब सुना रहे हैं। सूरत हाल ये है कि रुपया कदर खोता जा रहा है, डॉलर दिन ब दिन जान पकड़ रहा है, मुस्तहकम होता जा रहा है। मई 2021 से अब तक डॉलर के मुकाबले में अगर हम देखें तो रुपया 9% और अगर हम रुपयों के हिसाब से देखें तो 14 रुपए से ज़ायद गिर चुका है। अच्छा, डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्ज़ों के बोझ में भी 20% तक इजाफा हुआ है और इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। पेट्रोल की बात करें, बिजली, गैस और अशे खुरानोश की कीमतों को अगर देख लें तो उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अभी हम बात करें 2 दिन पहले ही स्टेट बैंक ने बताया कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए, मगर रुपये की बहकदरी जारी है। और सवाल ये है कि डॉलर की मुसलसल उड़ान के पीछे फिर असल वजूहात के हैं। अफगानिस्तान का भी जिक्र हो रहा है वैसे सिचुएशन का उसके अंदर, और ये सिलसिले जो है क्योंकि रुकने का नाम तो नहीं ले रहे, तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं और हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हंगामी बुनियादों पर ठोस इकदाम ना किए तो सूरत हाल मुल्की मईशत के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। अब हम इस पर बात करेंगे। मारूफ माहिर मईशत और साबिक़ ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलमान शाह साहब, डॉलर की मुसलसल उड़ान के पीछे क्या वजूहात हैं और ये सिलसिला रुकने का आखिर नाम क्यों नहीं ले रहा, आप क्या समझते हैं? देखें, इसमें डॉलर जब स्ट्रेंथन हुआ है उसके पीछे जो वजूहात हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, और जैसे वो प्राइसेस अगर गिरनी शुरू होती हैं तो फिर रुपया जो है वो रिकवर कर सकता है और उससे फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व्स अभी इकट्ठे नहीं हुए कि वो मार्केट में डॉलर्स फेंके और डॉलर की कीमत को नीचे लेके आए। तो इसलिए इस वक्त डॉलर जो है वो उसकी कोई सपोर्ट नहीं है उस तरह से सेंट्रल बैंक से, क्योंकि हमारे जो रिज़र्व्स हैं अभी तकरीबन 3 माह की इंपोर्ट्स के बराबर हैं और हमें वो चाहिए 4-5 माह की इंपोर्ट्स के बराबर। इसका मतलब ये है कि रिज़र्व्स को अभी हम बिल्ड अप कर रहे हैं और रिज़र्व्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि वो करेंसी को उस तरह से नीचे लेके आए डॉलर की कीमत को। सो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म ये डॉलर की कीमत जिस लेवल पे पहुंची हुई है वो एक मुनासिब लेवल है। आगे चल के अगर इंटरनेशनल कीमतें कमोडिटीज़ की, तेल की ये कुछ ईज़ अप करती हैं तो उससे हमारी भी इंपोर्ट बिल कम होगा। हमारी अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो जाती है फिर भी कम होगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अगर डॉलर की कदर इसी तरह से बढ़ती रहती है जो हम इस वक्त ट्रेंड देख रहे हैं तो महंगाई पर कितना असर आएगा? अगर ये इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर ही रहती हैं तो फिर ये रुपया जो है इसी तरह रहेगा इस रेंज में और उसके इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो हैं ये हर चीज़ को महंगा करती हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी महंगी होंगी और उसमें फूड आइटम्स हैं खासे, तो वो महंगे होते हैं तो वो फूड इन्फ्लेशन भी होगा। ये बता दीजिएगा कि इसे कंट्रोल करने के लिए खास पर अगर हम बात करें डॉलर की तो डॉलर को काबू करने के लिए हुकूमत को इस वक्त कौन से फौरी इक़दाम हैं जो कि करने पड़ेंगे और उनकी ज़रूरत है? तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे ये कंट्रोल किया जा सकता है। साथ साथ हमारी जो फूड चेन है पर्टिकुलरली जिसमें आटा है, चीनी है, घी है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कार्टल्स भी बड़े हैं और इसमें निज़ाम में
रुकावटें भी बढ़ी हैं, जिसके नतीजे से में मिडल मैन जो है उसके रिटर्न्स बहुत हाई हैं, और वो रिटर्न्स अगर कम किए जाएं कंपटीशन के ज़रिए और बेहतर वैल्यू चेन्स के ज़रिए, तो किसान को भी फ़ायदा होगा और जो हमारा कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा होगा। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करनी पड़ेंगी। इन्फ्लेशन जो है वो आपकी इकॉनमी से उसका बड़ा गहरा तल्लक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है एक अदारा, वो अपना काम करता है। इधर से हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करते हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक पूरा मेन्यू है जो आपको करना पड़ेगा ताकि आप सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करें और इन्फ्लेशन भी काबू में रहे और ग्रोथ भी हो, और उससे जॉब्स भी बने और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें और बाकी डेवलपमेंट का काम भी हो। तो ये कोई स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, ये टोटल एक कॉम्बिनेशन है ऑफ योर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट, पाकिस्तान का रिफॉर्म प्रोग्राम और पाकिस्तान में किस तरीके से ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन रुपए की कदर में और इन्फ्लेशन लेवल में साहब एक अहम जिस पर कम ही बात होती है वो है कि देहात की इकॉनमी, सारी सूरत हाल का देहात की इकॉनमी पर क्या असर आप देख रहे हैं, और बेरोज़गारी के हवाले से भी कुछ बताइएगा। देहातों में इकॉनमी है उसको शहरों की इकॉनमी से सेपरेटली देखा जाए। देहातों में आमदन भी बढ़ी है और वहाँ पे एक किस्म की खुशहाली बढ़ी है और वहाँ की इकॉनमी अच्छे तरीके से चल रही है। जहाँ तक शहरी आबादी का तल्लक है, शहरी आबादी में भी बेशुमार अदर महंगाई का इम्पैक्ट, जो फूड इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट शहरों की इकॉनमी पे डेफिनेटली है। लेकिन शहरी इकॉनमी में अगर आप देखें तो उसमें रेमिटेंसेस तकरीबन 10 अरब डॉलर की इस साल एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आई हैं, और वो आपके हर शहर में तकरीबन पहुंची हैं। और उसकी वजह से आप देखें कि एक तो कंजम्पशन लेवल हर चीज़ की आगे से बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज़्यादा है। सो जो आपके इन्वेस्टमेंट है कारोबार में, हाउसिंग में, ट्रेड में, दुकानों में जो है डिमांड वगैरह वो खासी है, और उसकी वजह से जो बेरोज़गारी का आप जिक्र कर रहे हैं बड़ी हद तक वो जो कोरोना की वजह से बेरोज़गारी हुई थी वो ख़त्म की है। सलमान शाह साहब, मौजूदा मौशी सूरत हाल की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि शरह नमू का जो हदफ रखा गया है वो मुमकिन हो पाएगा? आई थिंक इस वक्त जो है इकॉनमी एक अच्छे लेवल पे आ चुकी है। वो स्टेबलाइजेशन का जो वक्त था, जो बड़ा मुश्किल वक्त था, वो ख़त्म हो चुका है। अब ग्रोथ में आ चुके हैं। अब आगे अगर कोई शॉक नहीं इकॉनमी को मिलता तो अगले 1-2 साल में ये इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगी और वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होगी। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ये इकॉनमी तेज़ी से चलेगी। ठीक है अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और डॉलर की हम ऊंची उड़ान की जब बात कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। हर चीज़ महंगी हो रही होती है, और आलमी अगर हम देखें तो फिर आलमी तौर पर अगर अशिया की कीमतों को देखें तो वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे इजाफा होने की वजह से अब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बारहा कह चुके हैं कि महंगाई कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मज़ीद बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। बिल्कुल, और इस चैलेंज जो अगर बन रहा है तो इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखें तो अल्टीमेटली जो सारा बोझ है महंगाई का वो आवाम पर आता है, और आवाम जो है वो मुश्किल में जो है पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे, एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है, हर एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो शिकायत करते हैं, उम्र के किसी ना किसी हिस्से में जाके ना ये दर्द होता ही है। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं यंग लोगों को भी इस तरह से मसाइल का इनका सामना करना पड़ रहा है। कमर दर्द की हम बात करें, जो कि लगभग आप कह लें कि हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी उसको सामना करना पड़ जाता है। और माहिरीन का कहना है कि इस बात मतलब उन्होंने कहा कि इस बात के 84% इम्कानात हैं कि आप ज़िंदगी में किसी ना किसी मरहले में कमर दर्द का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब बड़े ही मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना कि हम क्या करते हैं कि अगर किसी को कमर दर्द, ख़ास तौर पे किसी नौजवान को, जवान को, मतलब कि ज़्यादा बूढ़ा नहीं है वो शख्स, उसको होता है तो हम टोटके भी बताते हैं कि ये टोटके हैं, ये कर लेने चाहिए। कुछ मेडिसिन होती हैं, हम मतलब कि पेन किलर्स ले लेते हैं और वक्ती तौर पर, या फिर इंजेक्शंस भी लोग लगवा लेते हैं कि अच्छा वक्ती तौर पर। और फिर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जी 2-3 साल तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम ये काम कर लो, और 2-3 साल बाद जो दर्द होगा ना, तो वो कोई नहीं बताता कि वो कितना बेहतरीन किस्म का होगा, और फिर तुम क्या करोगे ये भी कोई नहीं बता रहा होता। हमने आज ख़ास तौर पे बात करनी है कि रीढ़ की हड्डी में जो लोगों को दर्द होता है, हम हड्डियों के दर्द की, वैसे भी कमज़ोरी की भी बात करेंगे। खुराकें कौन सी हैं कि जिनको हम खाएं, हम पहले ही कुछ कोशिश कर रहे हो। हमारा एक तो मसला ये भी है कि जब कोई मसला खड़ा हो जाता है उसको हल करने के लिए हम तब जा रहे होते हैं, हम पहले कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते कि मसला खड़ा ही ना हो जिसको हमें हल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई कोशिशें, काविशें ज़्यादा हमजा का देखा जाए तो दारों में दार हमारी खुराक पर होता है इन चीज़ों का, कि हम अपनी जो खुराक है, अपनी डाइट है, उसको उस तरह से नहीं लेते हैं, तो हमें इस तरह के मसाइल अर्ली एज में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर तो ये तमाम चीज़ें जो हैं खुराक पे कितनी ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और खुराक कितनी अच्छी होनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जो दर्द है नहायत संगीन सूरत भी इख्तियार कर सकता है अगर हम इसकी केयर ना करें तो। अच्छा, कैंसर भी हो सकता है अगर आखिरी हम स्टेज देख रहे हो कि हद इतनी बढ़ जाती है। खैर, हमने ज़रा खुराक पे बात करनी है, अच्छी अच्छी बातें आपको बतानी है कि हमने तो बचना है इससे, तो हम बच कैसे सकते हैं, और अगर किसी को दर्द है तो फिर बेहतरी कैसे हो सकती है खुराक से, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजीन मलिक, माहिर ग़िज़ाइयत है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जितना ये मसला हमें लग रहा है कि ये दुनिया में है, आपको भी लगता है कि उतना ही मसला या उससे भी संगीन हो गया? नहीं, यू राइट। हर किसी ना किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द का मसला होता है, और अक्सर लोग इसको बैक बर्नर पे डाल देते हैं। जिस तरह ज़ेनी बीमारी को डाल देते हैं ना बैक बर्नर पे, इसी तरह कमर दर्द को बहुत लाइटली लेते हैं, विच शुड नॉट बी टेकन लाइटली, क्योंकि कमर आपका वो हिस्सा है जो आपके फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज में हम मुहावरे में भी यूज करते हैं, मुआशरे की रीढ़ की हड्डी। सो रीढ़ की हड्डी, दैट इज द रियल रीढ़ की हड्डी जिस पे आपने तवज्जो देनी है, और दिस इज द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट। जैसे आप कह रहे थे कि जब तक कि संगीन सूरत इख्तियार ना करे फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब तक हमारे हालात जो हैं फ्रॉम 0 to 10 के दरमियान 8 पे पहुंच चुके होते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए पेन सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है बॉडी का जो कि आपको ये बताता है कि उसका, आप उसको सिर्फ पेन किलर्स खा के बंद ना कर दें, बल्कि ये समझें कि एक वार्निंग साइन आ रहा है। आखिर बॉडी ने आपसे बात तो नहीं करनी, हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम मुझे ये तकलीफ है, ठीक है। सो द सिग्नल्स आर फीवर, द सिग्नल्स आर पेन, द फीवर माइट बी, द सिग्नल में बी स्नीजिंग। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। अच्छा, कमर की दर्द का मेन प्रॉब्लम्स जो अभी नज़र आ रहे हैं, जैसे अभी ये कह रही थी इकरा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इवन एक ज़माना था कि कहते थे कमर दर्द हो गई 50 साल की, नहीं, नाउ इवन 12-13 year old kids are telling के अम्मी आते हैं बच्चे के, माँ कह रही होती है कि कमर में दर्द है, पोस्चर ठीक नहीं है या फिर खुराक ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, सबसे पहली चीज़ पोस्चर ख़राब है, दूसरी चीज़ खुराक, दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। किड्स आर नॉट ऑन टू मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली ज़िंदगी से आउट हो गए हैं। अब ये जो आप डिफरेंट फास्ट चेन्स पे फास्ट फूड चेन्स पे जाते हो, तो इनका जो मिल्क शेक होता है उसमें मिल्क नहीं होता, वी ऑल नो दैट। तो जो घर में एक मिल्क शेक बनता है उसका रिवाज ही ख़त्म हो गया है, और उसकी जगह पे बच्चे फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं जो कि हड्डियों को मजीद भुरभुरा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड है, वो बोन्स को और ख़त्म कर रहा है। सो वो चीज़ जो कि जाके 50 साल में होनी थी बच्चों में देखी जा रही है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते। किडनी पेन होती है, बैक से पता लगती है, किडनी में स्टोन्स है, बैक से पता लग रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे, डिहाइड्रेट हो रहे, बैक पेन से पता लगती है। तो इन चीज़ों में क्या करते हैं लोग, पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वही, जैसे अभी ये कह रहे थे टीका लगवा लेते हैं। भाई जो सिग्नल आ रहा है पेन का उसको एड्रेस करें। डेयरी प्रोडक्ट्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, नौज़ायदा बच्चों के लिए,
इट इज़ फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। जन्नत में ऐसे ही नहरें नहीं है दूध और शहद की, ठीक है, इट हैज़ अ वैलिडिटी। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध नहीं पी सकते। आजकल के बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस का बोर्ड बुलंद कर देते हैं, जैसे ही आप उनको कहें। दही खाएं, फिश खाएं, सिंघाड़े मिलते हैं मार्केट में, आप सिंघाड़े खाएं, दे आर लेडन इन कैल्शियम। आप चीज़ खाएं, घर में कॉटेज चीज़ बना करता था, पालक पनीर, टमाटर पनीर, वो सब कहाँ गया? अब हम हर चीज़ जो है वो चिकन कढ़ाई और चिकन, हर चीज़ चिकन 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 हो गई है। सो डिफरेंट तरीके हैं जिस पे आप ख़वातीन अक्सर कहती हैं हमारा बच्चा जी दूध नहीं पीता। What is that? आपके बच्चे को आपने आदत डाली बहुत अच्छा करता नहीं पीता, मतलब कि हम क्या करें, तमगा दें आपको इस बात पे। Exactly. ओ जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं पीता, जायका नहीं पसंद। So you do things around that। आप वनीला एसेंस डाल दें, आप कोई ऐसी चीज़ डालें चॉकलेट वाली, कम डालें, चीनी ना डालें और चॉकलेट वाली डाल के उसको ये बता दें कि बच्चे आपने ये पीना है। वनीला एसेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है बाय द वे, उसके 2-3 ड्रॉप्स डालें तो टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी चीज़ है, हमें दूध से स्मेल आती है, ये ख़वातीन का भी बहुत बड़ा मसला है और बच्चों को भी फिर वही चीज़ हो जाती है। ये इसका अब हम क्या करें? इसका वनीला एसेंस मैं आपको कह रही हूँ ना, इलायची इतनी अच्छी चीज़ है, इलायची आप पका के डालें। देखिए हमजा 100 मिलियन वेज हैं जो चीज़ करनी होती है ना हमने, हम वो कर लेते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज नॉट देयर इजंट, ठीक है। फिर खुराक में अब जैसे जिन लोगों को दर्द नई शुरू होती है तो एक तो वो अपना विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं, ठीक है। विटामिन डी पाकिस्तानी कौम, हालांकि सूरज जो है ऊपर सर के है, लेकिन समहाउ इनका विटामिन डी लेवल्स बहुत लो हैं, ठीक है। मतलब अगर 100 बंदों का हम चेक करेंगे ना आज, तो उसमें से 80 का कम होगा, जस्ट इमेजिन। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि इनको विटामिन डी लेवल्स रिवाइज किए जाएं, इनके लिए वो कैल्शियम जो कि वैसे सोर्सेज से आता है वो लिया जाए। फिर उसके बाद जो है एक हल्दी दूध का इस्तेमाल होता है फॉर पीपल जिनको शुरू में पेन हो और अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ना हो तो हल्दी दूध का बहुत फ़र्क होता है। उसको गोल्डन मिल्क आजकल कहते हैं, गोल्डन मिल्क। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वाले ना लें तो बेहतर है? हाँ ना लें, क्योंकि हल्दी जो है हाई ब्लड प्रेशर को और भी तेज़ करेगी, ठीक है। सो हल्दी और दूध का रात को अगर आप इस्तेमाल, हल्दी अबाउट 2 चुटकियाँ, मैं ये नहीं कह रही पूरे चमचे भर के लें, 2 चुटकियाँ, प्लीज़ इसको गौर से सुने, 2 चुटकियाँ दूध के अंदर, कोसे दूध के अंदर रात को आप डाल के पी लें तो सुबह के वक्त दिस वर्क्स लाइक, जैसे हमारी बहुत एक मशहूर दवाइयाँ हैं एनसेड जिनको हम ग्रुप को कहते हैं, और बिल्कुल कहते हैं कि ये उसका है मुतबादिल। अच्छा, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, दे कांट टेक हल्दी, दे कैन टेक सौंफ। सौंफ ऑल्सो वर्क्स एज अ पेन किलर। रात को आप सौंफ को पका लें, उसमें दूध में नहीं, पानी में पका के उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल के पी। दूध नहीं ले सकते वैसे सौंफ का कावा ले लें। लेकिन विटामिन डी लेवल्स, अपना कैल्शियम, अपना आयरन, इसको सही करें। और ये जो हमारा पोस्चर है, लैपटॉप्स आर नॉट मेड फॉर योर पोस्चरल करेक्शन। हाँ, वो दूसरे वो जो हैं, वो जो क्या उनको कहते हैं, डेस्कटॉप, वो उस लेवल पे होने चाहिए कि आपकी जो कीपैड है उस पर आपकी राइट एंगल पे आए, आपकी ऐसे करके आए, आपकी जो है बाजू, और आप कीपैड पे ऐसे काम ऐसे नहीं करना। और हमेशा हर थोड़ी देर के बाद पोस्चरल करेक्शन करें, हमेशा सीधे बैठें, उससे आपका पेट भी अंदर रहेगा और आपकी रीढ़ की हड्डी जो जिसकी फाउंडेशन जिस तरह से रखी गई हैं, वो कहते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अच्छा, हाँ, कि मतलब सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज द न्यू स्मोकिंग, कि आप ऐसे ही समझें कि आप स्मोक कर रहे हैं और आप अपने पूरे सिस्टम को डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी पोस्चर को सही रखें, अपने विटामिन डी लेवल सही रखें। ख़वातीन जो साइज़ 0 के चक्कर में अपने आप को न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज का शिकार कर लेती हैं, काइंडली इस चीज़ में से निकलें। साइज़ 0 जो है दैट्स नॉट मेंट फॉर एनीवन, बट अब मॉडल्स करती हैं तो उनको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। आपको घर बैठे किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं भाई, कि आप अपने आप रीढ़ की हड्डी पे असर डाल रहे हैं। फिर ज़चकी के दौरान और इवन आफ्टर बर्थ पीपल आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, वो जो हमारे बनती है पिंजीरी और उस किस्म की चीज़ें, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बजाय कि पराठों पे जाएं, पिंजीरीज लें और उसको ये ख़वातीन 1-1 चमची ले लें, ये नहीं कि प्लेटें भर भर के खाएं, ताकि जो चीज़ें उसके बीच में डाली गई हैं, जिसमें देसी घी है, जिसमें और चीज़ें, आई एम अ फर्म बिलीवर कि ये चीज़ें आपको ताकत देती हैं। लेकिन किसी भी ताकत वाली चीज़ को भी आप ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो नुकसान।
होगा। अब मॉडर्न हम एरा की बात कर लेते हैं कि जो अब ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे वो लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं मानती हैं और लेती भी नहीं है कि हमने नहीं लेना ये, तो जी पता नहीं इसमें देसी घी भी है, इसमें क्या क्या कुछ है, हमें मोटा कर देगा, हम आगे मतलब एक तो इस पीरियड से गुजरे हैं तो हम हेल्दी हुए हैं तो हमें और हेल्दी कर देगा, तो वो थोड़ी ज़रा जो उनकी है ना ये एक गलत फहमी दूर कर दें कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं करती, पंजीरी जिसकी हम बात करें। हाँ देखिए, एक होती है वीकनेस और एक होती है इनर वीकनेस। सो दिस क्रिएट्स इनर वीकनेस बिकॉज ऑब्वियसली एक इंसान के अंदर से एक और इंसान बन के निकला है, तो उसका कोई ना कोई ब्रंट तो बॉडी पे है और सबसे ज्यादा हड्डियों पे जाता है क्योंकि कैल्शियम डिराइव किया होता है बेबी ने आपसे। सो वो वही हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा इस्तेमाल करें, उतना ना इस्तेमाल करें कि भर भर के प्लेटें खाएं, दिन में 3 चमचियां खा लें चले, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर, दे आर लेडन विद कैल्शियम, दे आर रिजर्व्स, वो क्या कहते हैं हाउसेज ऑफ एनर्जी अल्लाह ताला ने ड्राई फ्रूट के अंदर कर दिए। फल खाएं। हम लोगों का गोश्त की तरफ बहुत रुझान है, ठीक है, और गोश्त भी जो कि जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ट्राई टू ईट फिश, ट्राई टू ईट बीफ, लेकिन हफ्ते में 2-3 दफ़ा इज़ इनफ, उस पर ज़्यादा ना करें। अपनी डाइट में नट्स डालें, अपनी डाइट में कैल्शियम डालें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं ताकि आपकी किडनीज डिहाइड्रेट ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम वो कौन सा, ये तो हमने डाइट से कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बेहतर रखें, लेकिन एक ऐसा भी टाइम है कि जब हमने डॉक्टर्स के पास भी जाना है कि यार अब शायद हमें डाइट के साथ मेडिकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी ज़रा बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। अभी हमसे आपने शुरू में कहा था प्रिवेंटिव मेडिसिन इज बेस्ट, विच मीन्स कि आप पहले डाइट को ही अपनी सही रखो कि तकलीफ आपके आके खटखटाए ना, ठीक है। अगर बिलफर्ज तकलीफ आ जाती है और आपको 3-4 दिन के बाद फर्क नहीं पड़ रहा तो देन यू शुड इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो बोन में कोई प्रॉब्लम, या जॉइंट में कोई प्रॉब्लम, या मसल्स में कोई प्रॉब्लम। ये तीनों चीजें आपकी डॉक्टर जब कोई एक्सरे या अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा तो आपको बताएगा। इसको मजीद डिले ना करें, ये आगे जाके कई लोगों पे अपाहजपन भी पैदा कर सकती है, विच इज रियली रियली सैड, क्योंकि नर्व वीकनेस जो है वो टांगों से चलने पे माजूर कर सकती है, मसल वीकनेस शुरू हो जाती है। स्विमिंग ज़रूर करें, स्विमिंग करने से आपके बैक के मसल्स बहुत टाइट होते हैं। गलत सलत तरीके से जिम में जाके वेट मत उठाएं, प्लीज़ अपने बारे में पढ़ के जाएं कि आपने घुटने बेंड करके नहीं उठाना, किस तरह उठाना है, सॉरी घुटने बेंड करके उठाना है, आपने नीचे झुक के नहीं उठाना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप जिम जा रहे हैं अपने विटामिन डी लेवल्स करवा के जाएं। जो आपका ट्रेनर है वो ऐसा होना चाहिए जिसको सब कुछ पता है आपकी हड्डियों के बारे में, कि कौन सी हड्डी कहाँ पे है, कौन सा मसल कहाँ पे, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी आप नहीं कर सकते हैं, वो आपको कुछ ऑल्टरनेट बताएगा कि अगर आपके लिए ये सूट नहीं कर रहा तो इसका ऑल्टरनेट ये है, उधर ही अपने ऊपर जुल्म ना करते रहो। ये बात हमने की भी थी, क्योंकि इकरा को डॉक्टर ने कहा कि जी कि आपने हैवी वर्कआउट नहीं करना है। अगर हम तो खुद से फैसला कर रहे थे इकरा तुम भी हैवी वर्कआउट करो, मैं भी हैवी वर्कआउट करता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मना किया। हमने उस दिन सीखी ये बात और हमने वो शेयर भी की थी कि खुद ही नहीं डॉक्टर बन जाना। डॉक्टर नहीं बनना है, पहले अपना सारा जो है ना मेडिकेशन अपनी करवाएं, अपने डॉक्टर से पूछें। कुछ खुराकें डॉक्टर साहब हमने नहीं भी खानी होती हैं, वो भी कुछ हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी एक तो मैंने आपसे फिजी ड्रिंक्स की बात की है, सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट ईवल कहा जा रहा है, केमिकल ईवल, वो शुगर है। तो इसलिए चीनी का तो लोग कहते हैं जी चीनी का बैक एक से क्या ताल्लुक है। चीनी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। जो सोजन और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होती है वो जाके डायरेक्टली आपकी बैक पे और आपके ह्यूमन ऑर्गन्स पे असरअंदाज होती है, ठीक है। सो अब जो बात हो रही है ना अर्गोनॉमिक्स की, अर्गोनॉमिक्स इज द मैकेनिक्स ऑफ द बैक, उसको प्लीज रिकग्नाइज करें। फिजी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मैदे से भरी हुई अशिया, मसलन वाइट डबल रोटी, वाइट आटा, वाइट चावल, इनसे ज़रा परहेज़ करें। जितना आप वेट गेन करते जाओगे उतना ही आपका पेट बाहर आता जाएगा और आपकी कमर पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि आपका वो जो लंबर कर्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पेट वाला बोझ जो है ना, उसको लोग अक्सर समझते हैं जी हमारी टांगें तो बहुत पतली हैं, बाजू भी, हमें पेट ज़रा सा निकला हुआ है। नो, दैट इज़ बेसिक थिंग जो आपकी फिजिक्स को तंग करेगा। इसलिए अशिया भरी हुई वो नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जो आप खाना खाते हो उसके फौरन बाद नहीं लेट जाना चाहिए, उससे भी पेट निकल आता है। ज़्यादा चाय खोरी, नोशी, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, उससे कॉफी चाय से भी पेट निकल आता है। क्योंकि आपने बताया था लास्ट में दूध पत्ती नहीं, मैं हर दफा आगे यही बताऊंगी ताकि लोग मान जाएं इस बात को। आगे यहाँ से हमारे कप उठते हैं, मुझे लगता है कि आपको चाय नहीं पसंद, चीजें बदल जाएं। और इसके अंदर दूध डाल दें, मुझे लगता है
फरजीन आपको वो चाय पसंद नहीं है शायद, इसीलिए नहीं, मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ ये है कि मैं केयरफुल होना चाहती हूँ कि अगर हमारे मैदे पहले ही बेचारे जो है अंदर से अगर गैस्ट्रोस्कोप डालें और वो रेड हैं तो हम मजीद जुल्म ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और हमारी की आपने इसके ऊपर कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हमें खुराक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिस पर हम सबसे ज़्यादा जो है ना, हाँ उसको हमने इग्नोर मोड पे लगाया होता है, जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। रमीज़ राजा साहब जो कि नाम से चेयरमैन पीसीबी हैं और चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं, उससे पहले ही उन्होंने कुछ मुलाकातें शुरू कर दी हैं, कुछ मुशावरत शुरू कर दी है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर गए, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से भी ज़राए के मुताबिक मुलाकात हुई, अहदेदारों से मुलाकात हुई, बाबर आजम से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। अच्छा, उन्होंने मुलाकातों में अपने विजन से आगाह किया, जबकि इस दौरान कौमी टीम की जिस तरह से सिलेक्शन के तरीक़ाकार पर बातचीत हुई थी, तो रमीज़ राजा साहब ने कप्तान बाबर आजम से वर्ल्ड कप के हवाले से हाँ मुलाकात की, और ज़राए ये बता रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब ने कप्तान बाबर आजम को खुली छुट्टी दी और ये कहा है कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी मर्जी से जो है तुम मुंतखब करो टीम को। बिल्कुल ऐसे, कोई मुदाखलत नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये जो सारी बातें ये ऐसे ही हैं, क्या वाकई ही इतना हौसला दिया गया है बाबर आजम को, और क्या वाकई मोहम्मद वसीम से मुलाकात हुई है? जो न्यूजीलैंड की टीम हमने सेलेक्ट की है उससे तो विजन नज़र नहीं आ रहा रमीज़ राजा साहब का। पहले तो आप दोनों को बहुत गुड मॉर्निंग। वाकई में वो विजन दिखाई नहीं दिया। ये तो सच्चाई है कि हाँ मुलाकात हुई है बाबर आजम के साथ भी और मोहम्मद वसीम के साथ भी, लेकिन 13 सितंबर को चार्ज संभालना है रमीज़ राजा साहब ने, और उससे पहले तो तमाम डिसीजन लेने का इख्तियार तो लाजमी तौर पे मोहम्मद वसीम के पास है। बाबर आजम अगर कप्तान है, जो भी टीम के हवाले से डिसीजन लेंगे उनके पास है। लेकिन हमजा एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि रमीज़ राजा क्रिकेटर है। इससे पहले अगर आप चेयरमैन उठा के देखते हैं तो फिर एहसान मानी, शहरियार खान, नजम सेठी, जक्का अशरफ, फिर उनसे पहले एजाज भट्ट चेयरमैन थे, फिर उनसे पहले चले जाते। तो हमारे यहाँ पर बहुत कम तादाद आई है चेयरमैन जो क्रिकेटर्स हो। उस लिहाज से रमीज़ राजा का इनपुट होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि रमीज़ राजा ने इनपुट वर्ल्ड T20 के हवाले से दिया है, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से दिया है, या इस टीम के हवाले से दिया है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक, इस टीम में रमीज़ राजा का विजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखें अब्दुल्ला शफीक की आखिर ऐसी कौन सी पर्ची है कि वो कैरी किए जा रहे हैं। एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद कभी आप T20 टीम का हिस्सा होते हैं, कभी आप टेस्ट टीम का हिस्सा होते हैं, कभी आप ODI टीम का हिस्सा होते हैं। सलमान अली आगा का क्या कसूर था, जो टेम्परामेंटली भी जो है ना, अगर हम देखते हैं तो बहुत सूट करते हैं ODI क्रिकेट के लिए, वो बाहर हो गए। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस आप रिसेंट पास में डोमेस्टिक में उठा के देखें कितनी लाजवाब रही थी, लेकिन उसके बाद भी आपने उन्हें बाहर कर दिया। अब में सरफराज को बात करना ही ऐसा लगता है कि छोड़ देनी चाहिए कि सरफराज अगर कप्तानी से हटने के बाद टीम में थे तो क्यों थे। आप एक ऐसे क्रिकेटर को कि जो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहा, आप सिर्फ स्टैंड बाय के तौर पे कैरी करते रहे थे, क्योंकि जहां सरफराज खेल सकते थे, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में कि जहां पे आपकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रही थी, सरफराज बैठे हुए थे। हाँ जी। और एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी कि जो इनिंग को कैरी करे, लेकिन आप तजुर्बात करते रहे। आज कोई तजुर्बात आपके दोबारा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि नसीम राजपूत साहब, मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं और इकरा भी आपस में यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम के हवाले से ये खबरें तो सामने आई हैं कि उनको पूरा इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन हमने इमरान खान साहब के बाद देखा नहीं है कि पूरा इख्तियार किसी कप्तान को किसी चेयरमैन ने ही दे दिया हो, या फिर चीफ सेलेक्टर ने दे दिया हो, या फिर कोच ने दे दिया हो। ये कितना रियलिस्टिक आपको लगता है रमीज़ राजा साहब के आ जाने के बाद, कि वाकई ये रियलिस्टिक होगा कि प्लेइंग 11 कम अज़ कम कप्तान खुद से चूज़ कर सके? बड़ी लड़ाई करके कप्तान रखवाता था, सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में ला नहीं पाता था। देखिए, हमारे यहाँ पर ना क्रिकेट एक ऐसा गेम है हमजा के जो तवज्जो का मरकज रहता है। असेंबली की कार्रवाई रहती है, हमारे यहाँ वज़रा के स्टेटमेंट या पोजीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कोई शोबा है वो क्रिकेट है। उसमें बहुत ज्यादा बात की जाती है, चाहे चेयरमैन की बात की जाए। जितना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉपुलर होता है, इतना सारी दुनिया में पॉपुलर नहीं होता। और भी इदारे जो है वो पॉपुलर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 11 खिलाने का इख्तियार सिर्फ कप्तान के पास होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए
कप्तान ने ही तमाम जवाब भी कप्तान ने देना है, लेकिन अगर खिलाड़ी तरबियत हासिल नहीं कर पा रहे तो फिर कोच को जवाब दे रहे हैं। जब ये नया सेटअप आया था और उस सेटअप के आने के बाद से अगर हम देखें तो आप आज से देख लें कि मिसबाहुल हक को जितना इख्तियार दिया गया, तीनों शोबे दे दिए गए, बैटिंग भी दे दी थी आपने, चीफ सेलेक्टर भी, हेड कोच, बिल्कुल वो इख्तियार आज भी मिसबा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम रिसेंट पास्ट में देखते रहे रमीज राजा साहब के अबाउट मिसबाहुल हक, अबाउट टीम मैनेजमेंट, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा शायद मिसबाहुल हक। लेकिन नसीम राजपूत साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से मुशावरतों और मुलाकातों का सिलसिला रमीज राजा साहब ने शुरू किया है, तो क्या उन्हें कौमी टीम के जो साबिक खिलाड़ी हैं उनसे भी मुलाकातें करनी चाहिए कि उनके तजर्बात जो हैं उनसे वो थोड़े मुफीद मशवरे हासिल कर सकते हैं? शायद मेरा ख्याल है रमीज राजा ऐसा जरूर करेंगे। अच्छा। हर चेयरमैन आके करता है, लेकिन शायद रमीज राजा ना करें, इसलिए ना करें कि हमने आमतौर पे उन चेयरमैन को क्रिकेटर से मशवरे लेते हुए देखा है कि जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली थी। रमीज राजा खुद 57 टेस्ट मैच है, 198 उनके ओडीआई मैचेस हैं, आप उनको औसत दर्जे का खिलाड़ी करार देते हैं। वो औसत दर्जे के खिलाड़ी नहीं थे, वो 1992 वर्ल्ड कप के हीरो भी थे। अच्छा, आपको याद होगा 1992 वर्ल्ड कप में 150 रन के अंदर उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर कर दी जब न्यूजीलैंड से लास्ट राउंड मैच पाकिस्तान का खेला गया था बिफोर सेमीफाइनल। तो 1992 वर्ल्ड कप में उन्होंने उस जगह पर भी सेंचुरी 150 रन में स्कोर कर दी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पैड बांध के बैठे हुए थे और वो इस तरीके से थम्स अप दिखा के चले गए थे जब पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया था। तो रमीज राजा बुलाते हैं या नहीं बुलाते, या फिर वो अपने हम ख्याल चंद उन लोगों को मदऊ करते हैं कि जिनको वो अपने साथ कैरी करना चाहेंगे मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और आई थिंक अगर वो ऐसा करते हैं तो ज्यादा बेहतर करेंगे, वरना हमारे यहाँ पर तो जितने दिमाग होते हैं उतने आइडियाज होते हैं और उसके बाद जितना आइडिया नहीं माना जाता वो फिर बाहर बैठ के मीडिया में बोल रहा होता है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्रिकेट हमारे यहाँ पे वो खेल है कि जो बहुत डिस्कस होता है, तो फिर आपको स्टेटमेंट चाहे कोई टेस्ट क्रिकेटर दे दे, बहुत ही माजी का टेस्ट क्रिकेटर हो, वो भी अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उसके बाद भी वो डिस्कस हो रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट एक मुख्तलिफ चीज़। तो रमीज राजा को अगर मिलना है तो अपने उन हम ख्याल लोगों के साथ मशवरा करें। बिल्कुल ठीक है नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया। आप सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ी उम्मीदें जो हैं वो जाग उठी हैं कि रमीज राजा साहब चेयरमैन बनेंगे तो हालात खासे बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारी भी यही उम्मीद है। उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।